हमारा एमसी मकुतो यामोरी, लुई कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली कल्टीवेटर। उसने डार्क एजेस के दौरान डीमन किंग की आर्मी को हराकर पूरे कॉन्टिनेंट को संकट से बचाया था। लेकिन जीत के बाद उसके अपने ही साथियों ने अचानक उसके साथ धोखा कर दिया। मरने से पहले मकुतो ने कसम खाई कि वह हर उस गद्दार को नरक के अंदर तक ले जाएगा जिन्होंने उसके साथ धोखा किया था। लेकिन जब उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, तभी मकुतो का एक और दुनिया में जन्म हुआ। इस बार वह एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर आया था जो डिसेंट यामोरी फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन इस दुनिया का मकुतो कमजोर और बेकार है और उसकी फैमिली ने उसे पहले ही कचरा समझकर घर से निकाल दिया है। मकुतो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि कुछ लोग उसे हैरानी से घूर रहे हैं। जब वह अपने आसपास को समझने की कोशिश करता है, तभी कोई उसका अपमान करता है। उसे बेकार कचरा कहता है जो एक सिंपल टेस्ट के दौरान बेहोश हो गया। एक और स्टूडेंट बीच में बोलता है और पहले वाले को याद दिलाता है कि मकुतो को तो उसकी फैमिली ने पहले ही निकाल दिया है, इसलिए अब वह यंग मास्टर कहलाने के लायक भी नहीं रहा। पास में एक लड़की स्कूल के जीनियस किटामा से कहती है कि वह अपने टेस्ट की तरफ वापस जाए। वह एक्साइटेड है कि किटामा एक और रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। किटामा कॉन्फिडेंस से हाँ कहता है और दोनों साथ में वापस चलने लगते हैं। टीचर फिर बाकी स्टूडेंट्स को कहता है कि वे फिटनेस टेस्ट कंटिन्यू करने के लिए वापस जाएं। जब सब लोग मकुतो को इग्नोर करते हुए चले जाते हैं, तभी अचानक एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। यादों का एक तूफान उसके दिमाग में घूमने लगता है। उसे समझ आता है कि उसका जन्म एक और लड़के के रूप में हुआ है जिसका नाम भी मकुतो ही है। इस नई दुनिया में यहाँ का मकुतो कमजोर शरीर का मालिक है क्योंकि उसके मेरिडियंस ब्लॉक्ड हैं, जिसकी वजह से उसके माँ बाप की मौत के बाद उसके कबीले ने उसे छोड़ दिया। जब वह इन यादों को देखता है तो उसे पता चलता है कि इस दुनिया में किसी को भी कल्टीवेशन के बारे में कुछ नहीं पता। अपने आसपास को महसूस करते हुए मकुतो हवा में ची की प्रेजेंस को फील कर सकता है। अपनी पिछली जिंदगी में लुई के लोगों ने यह डिस्कवर किया था कि हवा में से इस ची को कैसे अब्सॉर्ब किया जाए। मकुतो ची पर फोकस करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन उसे सिर्फ थोड़ी सी ची का पता चल पाता है। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और इस एनर्जी को अपने शरीर में लेने की कोशिश करता है। अपनी पिछली कल्टीवेशन की जानकारी की वजह से वह जल्दी ही चियाई को एब्जॉर्ब करना सीख जाता है। किसी भी कल्टीवेटर की तरह वह इस एनर्जी को स्टोर करने और प्रैक्टिस से अपने शरीर को स्ट्रांग बनाने का प्लान बनाता है। थोड़ी ही देर में कल्टीवेशन के इस पहले स्टेज में जो थोड़ी सी पावर पैदा होती है, वह उसके ब्लॉक्ड मेरिडियंस को खोल देती है। अपने फिजिक को चेक करते हुए मकुतो देखता है कि वह कुछ इंचेस लंबा हो गया है। नए जज्बे के साथ वह कसम खाता है कि वह अपनी ताकत वापस लेगा और लुई कॉन्टिनेंट पर वापस जाएगा ताकि जो लोगों ने उसके साथ धोखा किया उनसे बदला ले सके। लेकिन अभी के लिए मकुतो का बदला लेने का प्लान वेट करना पड़ेगा क्योंकि वह अभी सिर्फ कल्टीवेशन के पहले स्टेज में है और उसे वापस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रांग आदमी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अपने शरीर में हुए चेंजेस को चेक करने के लिए और अपनी ताकत को जांचने के लिए मकुतो स्कूल के फिजिकल टेस्ट में हिस्सा करने का फैसला करता है। वह जल्दी से वापस फील्ड की तरफ जाता है ताकि टीचर्स को अपने फैसले के बारे में बता सके। स्टूडेंट्स तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वह कितामा को हराने की कोशिश कर रहा है। जाहिर तौर पर कितामा स्कूल का फेवरेट है और उसे एक प्रेस्टिजियस फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी में रिकमेंडेशन भी मिली हुई है। कितामा भी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर मकुतो का मजाक उड़ाता है। उसे इज्जत के बिना का कचरा कहता है। मकुतो उन सबकी बातों को इग्नोर करता है। वह यह यकीन रखता है कि उसकी ताकत अब एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा है। एक लड़का उसे याद दिलाता है कि इस रेस में अब कोई और नहीं है क्योंकि कोई भी किटामा के खिलाफ कम्पीट नहीं करना चाहता। थोड़ी देर बाद मकुतो और कितामा दोनों ट्रैक पर आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही गन चलती है, कितामा बिना किसी देरी के भागना शुरू कर देता है। इसके मुकाबले में मकुतो आराम से काउंट डाउन करता है और जानबूझकर उसे जाने देता है। बाकी स्टूडेंट्स हंसी के मारे लौटपोट हो जाते हैं और एक बार फिर मकुतो का मजाक उड़ाते हैं कि वह बिल्कुल बेकार कचरा है। 3 सेकंड्स के बाद मकुतो अचानक से फुल स्पीड में भागना शुरू करता है जो सबको शॉक कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में वह बिजली की तरह कितामा को पीछे छोड़ देता है। बेसिकली जब कल्टीवेटर्स पहली बार लुई कॉन्टिनेंट पर आए थे तो उनकी फिजिकल और मेंटल क्षमताएं नॉर्मल इंसानों से काफी ज्यादा थीं। जब मकुतो फिनिश लाइन के पास पहुंचता है तो सबको हैरानी होती है कि वह तुरंत फिनिश लाइन क्रॉस नहीं करता, बल्कि वह दोबारा काउंट डाउन करना शुरू कर देता है ताकि कितामा उसके पास आ सके। वह कितामा को एक्स्ट्रा 3 सेकंड्स देता है और फिर फिनिश लाइन क्रॉस करता है। टीचर टाइमर चेक करता है और बताता है कि मकुतो ने लगभग 9 सेकंड्स का नया रिकॉर्ड बनाया है। कितामा भी रेस खत्म करता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह स्कूल के इस बेकार लड़के से हार गया। हालांकि अभी वह अपनी पूरी ताकत तक नहीं पहुंचा है। मकुतो अपनी ताकत से खुश है। इस नई शुरुआत के साथ वह प्रॉमिस करता है कि वह बहुत बड़ा बनकर दिखाएगा और उन सबको गलत साबित करेगा जिन्होंने उसे पहले अंडर एस्टिमेट किया था। लुई कॉन्टिनेंट में वापस जाकर मकुतो को सबसे शक्तिशाली माना जाता था और लगभग 50 साल की ट्रेनिंग में उसने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को पीछे छोड़ दिया था। 65 साल की उम्र में उसने कल्टीवेशन की 7th स्टेज हासिल कर ली थी और कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर कल्टीवेटर बन गया था। अब इस नए बेकार बॉडी में फंसकर मकुतो स्पेशल मेडिसिन यूज करने का प्लान बनाता है ताकि वह अपनी कल्टीवेशन जल्दी कर सके।
वह उनकी कीमतें चेक करता है और उसे पता चलता है कि वे बहुत महंगी हैं और इस नए बॉडी का असल मालिक तो एक कंगाल लूजर था। मकुटो टैलिस्मन्स बनाकर बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास लो ग्रेड सामान के लिए भी पैसे नहीं हैं। अपने बदला लेने के प्लान्स को छोड़ना नहीं चाहता। वह कसम खाता है कि वह किसी भी तरह से पैसे कमाने का रास्ता ढूंढ लेगा। जब मकुतो अभी भी ये सोच रहा होता है कि पैसे कैसे कमाए, कितामा, जो फील्ड क्लब का कैप्टन है, अपने दोस्तों के साथ उसे बाथरूम में घेर लेता है। धमकाने वाले दस्ते में हारू भी है, जो बॉक्सिंग क्लब का कैप्टन है। कितामा मकुतो को बताता है कि फील्ड में जो रेस का स्टंट उसने किया था, उसकी वजह से उसे प्रोटेक्शन फी जल्दी देनी होगी। अपनी मेमोरी से मकुतो को याद आता है कि ये लोग हमेशा असल मालिक से पैसे लूटते थे। सिर्फ पिछले हफ्ते ही कितामा, हारू और अकीरा ने उसे घेर कर प्रोटेक्शन फी के नाम पर पैसे लिए थे। मकुतो के अजीब एक्सप्रेशन को देखकर कितामा थोड़ा घबरा जाता है और हारू को आगे करने को कहता है। हारू अपनी क्षमताओं पर कॉन्फिडेंट है। वह सोचता है कि वह मकुतो जैसे बेकार लड़के को एक ही वार में खत्म कर देगा। वह पहला पंच मारता है, लेकिन सबको हैरानी होती है जब मकुतो आसानी से उसे डॉज कर लेता है। पुराना मकुटो तो बस अटैक सह लेता, लेकिन नए मकुटो के लिए यह तो कोई बड़ी बात नहीं। हारू के हमले से बचने के बाद वह एक जोरदार हमला करता है और एक जबरदस्त मुक्का मारता है जो हारू का पूरा चेहरा बदल देता है। उसके बाद मकुतो अपना ध्यान अकीरा की तरफ घुमाता है। वह उसे कचरा की तरह एक तरफ लात मारकर फेंक देता है। होउटा और कितामा शौक में खड़े हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि यह वही डरपोक मकुतो है जिसका वे मजाक उड़ाते थे। मकुतो उनकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या अब वे डर गए हैं, लेकिन भागने के बजाय होउटा और कितामा उसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन वह आसानी से उनकी कलाइयों को पकड़ लेता है और उनका अटैक बीच में ही रोक देता है। फिर इतनी आसानी से वह उनकी कलाइयों को कुचल देता है। दोनों दर्द से चीख पड़ते हैं। मकुतो उनकी चीखों को इग्नोर करता है और उनकी तकलीफ देखकर खुशी महसूस करता है। दर्द बर्दाश्त न कर पाते हुए होउटा और कितामा घबराकर मकुतो से छोड़ने की भीख मांगते हैं। तभी मकुतो उन्हें छोड़ देता है और आसानी से उन्हें कचरा की तरह एक कोने में फेंक देता है। अब तक कितामा इतना डर गया है कि वह कांपते हुए मकुतो से रहम की रिक्वेस्ट करता है। मकुतो मान जाता है, लेकिन जैसे ही वह हारू को छोड़ने की कोशिश करता है, हारू अचानक उसकी तरफ अटैक करने के लिए भागता है। इस बार मकुतो एक ही मुक्के में उसके चेहरे की बाकी बची हड्डियां भी तोड़ देता है। वह हारू को वार्न करता है कि अगली बार ट्राई करने पर वह इतना लकी नहीं होगा। ये पूरा सीन देखते हुए कितामा और बाकी सब वीडियो के एंड तक ऑलमोस्ट अपनी पैंट में हैक देते हैं। मकुतो को देखकर वे सब भयानक डर गए थे। मकुतो उन्हें ऑर्डर देता है कि जो भी चीज उन्होंने उससे छीन ली थी वह सब वापस करें। यह सुनकर वे सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जब वह दोबारा गुस्से में रिपीट करता है, कितामा डर के मारे चिल्लाता है और वादा करता है कि सब वापस कर देगा। फिर वह नोट्स का एक बंडल निकालता है और इज्जत से झुककर मकुतो को देता है। पैसे लेने के बाद मकुतो बाथरूम से बाहर निकलता है और सोचता है कि होपफुली वे लोगों को इस बारे में नहीं बताएंगे। लेकिन क्योंकि वे इतने डरे हुए लग रहे थे, उसे लगता है कि उनकी हिम्मत नहीं होगी किसी को बताने की। बाहर जाते हुए मकुतो डिसाइड करता है कि वह जल्द ही स्कूल छोड़ने वाला है, क्योंकि अपना मकसद पूरा करने के लिए काम करते हुए स्कूल जाना उसके लिए मुश्किल है। पैसे गिनता है और खुश होता है कि ये काफी है टैलिस्मैन बनाने के लिए, लो ग्रेड सामान खरीदने के लिए, जिन्हें वह बेचकर अपने बदले के मकसद के लिए पैसे जमा कर सकता है। उसके बाद मकुतो अपने टैलिस्मैन के लिए सामान खरीदता है और उन्हें सही करने की तैयारी करता है। टैलिस्मैन एक ऐसी चीज है जो आम कल्टीवेटर्स यूज करते हैं। वह उन्हें बनाते वक्त मानसिक एनर्जी को सामान में डालता है ताकि उन्हें रहस्यमय पावर्स मिल सकें। हालांकि वह सिर्फ फर्स्ट स्टेज का ची कल्टीवेटर है, मकुतो आसानी से उन्हें रिफाइन कर लेता है। वह काफी सारे लो ग्रेड टैलिस्मैन्स क्राफ्ट कर लेता है। उसका प्लान है उन्हें बेचना और फिर मेडिसिनल कल्टीवेशन के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना। दुर्भाग्य से 3 हफ्तों के बाद भी मकुतो एक भी टैलिस्मैन नहीं बेच पाता। उसने सड़क पर एक कोने पे अपना सामान लगाया था, लेकिन लोग उसे नफरत भरी नजर से देखते थे। सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक के दौरान मकुतो को सड़क पर एक बुरी तरह से जख्मी कुत्ता मिलता है। वह अपने हीलिंग टैलिस्मैन्स में से एक को कुत्ते पर यूज करता है ताकि उसका इफेक्ट देख सके। बिल्कुल जैसा उसने सोचा था, कुत्ता तुरंत अपनी सारी चोटों से ठीक हो जाता है। कुत्ता अपनी दुम हिलाता है और मकुतो को देखकर खुशी से भौंकने लगता है। लेकिन अचानक वह गुस्से में आ जाता है जब 2 लोग पास आते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक शो है, वादा फैमिली का अकेला बेटा, और दूसरी एक लड़की है जिसका नाम शिजुरू है, जो शुगा फैमिली की बेटी है। लग रहा था कि दोनों एक कुत्ते को ढूंढ रहे थे और उस पर भस कर रहे थे। उन्होंने पहले इस कुत्ते को एक्सीडेंट में देखा था, लेकिन शो को कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर वह मर भी जाए, जबकि शिजुरू चाहती थी कि वे कुत्ते को ढूंढकर हॉस्पिटल ले जाएं। थोड़ी देर बाद वह लड़ना बंद कर देती है जब वह मकुतो की बाहों में कुत्ते को बिल्कुल फिट और स्वस्थ देखती है। शिजुरू जल्दी से उनके पास दौड़ती है, हैरान होकर सोचती है कुत्ता इतना ठीक कैसे लग रहा है, जबकि कुछ देर पहले वह खून से लथपथ था। उसके बैग को देखकर मकुतो को समझ आ जाता है कि शायद वे किसी को देखने हॉस्पिटल जा रहे होंगे। वह इस परिस्थिति का फायदा उठाता है और शिजुरू को वह टैलिस्मैन दिखाता है जो उसने कुत्ते पर यूज किया था। मकुतो अपने सामान की एडवर्टाइजिंग करने की कोशिश करता है।
लेकिन शो गुस्से में उसकी तरफ भौंकता है और उसे थक बुलाता है। शिजुरू शो की बकवास को इग्नोर करती है और मकुतो की तरफ मुड़ती है। पूछती है, क्या यह टैलिस्मैन किसी बीमार मरीज की मदद कर सकता है? जवाब में मकुतो एक टैलिस्मैन निकालता है जो रिपेयर और रीजनरेशन के लिए बना है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि यह ऐसे मरीजों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। शो को यह यकीन करना मुश्किल लग रहा है और वह शिजुरू को समझाने की कोशिश करता है कि वह इसे न खरीदे, लेकिन वह उसे फिर से इग्नोर कर देती है। मकुतो फिर टैलिस्मैन यूज करने का तरीका दिखाता है। समझाता है कि बस इसे मरीज के पास रखना है और यह अपना काम कर देगा। वह बताता है कि बड़े टैलिस्मैन्स की प्राइस 400,000 येन है, जबकि छोटे वाले 200,000 येन में मिलते हैं। सबको हैरान करते हुए शिजुरू सारे टैलिस्मैन्स के लिए 1 मिलियन येन देने की ऑफर करती है। गुस्से में आकर शो मकुतो पर झपटता है और डिमांड करता है कि वह वहां से चला जाए, लेकिन वह मार पाता उससे पहले मकुतो शो की कलाई पकड़ लेता है और उसे मोड़ देता है। वह उसे चेतावनी देता है, पीछे हट जाओ और बीच में ना आओ। शो कितनी भी कोशिश कर ले, वह मकुतो की पकड़ से निकल नहीं पाता। थोड़ी देर बाद मकुतो आराम से उसे एक तरफ फेंक देता है और शिजुरू के साथ अपनी डील पर वापस आ जाता है। जब डील फाइनल हो जाती है, वह हर एक टैलिस्मैन का यूज समझाता है। कहता है कि पीला वाला सुरक्षा के लिए है, जबकि लाल वाला आग के गोले वाला टैलिस्मैन है। जाने से पहले मकुतो कहता है कि वह उम्मीद करता है कि शिजुरू को कभी लाल और पीले टैलिस्मैन यूज करने की जरूरत न पड़े। शिजुरू खुशी से उसका शुक्रिया अदा करती है और उसका नाम पूछती है। जाते हुए मकुतो उसे अपना नाम बताता है और कुत्ता उसके साथ चलते हुए वहां से निकल जाता है। शो पिटाई से ठीक होने के बाद फिर से शिजुरू पर चिल्लाने लगता है कि वह एक बेवकूफ स्कैम का शिकार हो गई है। शिजुरू को मकुतो की बातों पर भरोसा है, लेकिन फिर भी वह एक छोटी सी उम्मीद रखती है कि शायद यह टैलिस्मैन उसकी माँ को होश में ला सके। इसी बीच में मकुतो वापस आता है और वह खुशी से फूला नहीं समाता, क्योंकि उसने अपने सारे टैलिस्मैन्स बेच दिए हैं। अब जो पैसा मिला है उससे वह अपने लिए रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ सकता है, लेकिन पहले वह कल्टीवेशन के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढना चाहता है। अचानक उसका ध्यान तब भटकता है जब कुत्ता एक घर की तरफ भौंकने लगता है। मकुतो ऊपर देखता है और उसे पता चलता है कि उस घर में रहने वाले लोग स्पिरिचुअल एनर्जी से पूरी तरह ढके हुए हैं। जब वह गार्डन को ध्यान से देखता है तो उसकी नजर सिल्वर पर पड़ती है, हार्ड ग्रास जो वहां उग रही होती है। इसी बीच में शो हॉस्पिटल में अपनी कलाई के घावों का इलाज करवा रहा होता है। जब नर्स उसके घाव का इलाज कर रही होती है, शो गुस्से में बड़बड़ा रहा होता है। वह कसम खाता है कि अगली बार वह मकुतो को खत्म कर देगा। उसी हॉस्पिटल में अपनी माँ के कमरे में शिजुरू को उसके बाप से डांट पड़ती है। केंजी, जो कोनकाई सिटी का काउंसिलमैन है, उसे डांटता है कि उसने फैमिली को शर्मिंदा कर दिया एक स्कैमर के चक्कर में पड़कर। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर नर्सेस भी उस पर ताने मारने लगती हैं। वे शिजुरू का मजाक उड़ाती हैं कि उसने अपना पैसा बेकार में फेक टैलिस्मैन्स पर बर्बाद कर दिया। शिजुरू उन्हें इग्नोर करती है और अपने बाप से कहती है कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपनी माँ को ठीक करने के लिए। यह सुनकर केंजी गुस्से से भड़ास निकालकर उसे पागल कहता है कि वह ऐसी फालतू चीज पर विश्वास करती है। केंजी का यह गुस्सा शिजुरू को और भी ज्यादा गुस्से में ला देता है। वह अपने बाप पर चिल्लाती है कि उसने कभी उसकी माँ को देखने तक नहीं आया। वह उसे ब्लेम करती है कि उसकी वजह से ही माँ को हॉस्पिटल लेट पहुंचाया गया, जिसके कारण वह कोमा में चली गई। केंजी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता। वह पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। शिजुरू आगे कहती है कि जब उसकी माँ मर जाएगी तो बाप तुरंत दूसरी औरत के पास चला जाएगा। अब केंजी इतना गुस्से में आ जाता है कि वह उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। वह मुड़ता है और जाने लगता है और कहता है कि वह इस बात से बहुत निराश है कि शिजुरू इतनी बदतमीज बन गई है। जाने से पहले वह बताता है कि एक नर्स आएगी जो उसकी माँ का लाइफ सपोर्ट बंद कर देगी। शिजुरू इस फैसले के खिलाफ विरोध करती है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उस टैलिस्मैन को उसके हाथ में दबा देती है। अचानक टैलिस्मैन से एक चमकती हुई रोशनी फूट पड़ती है। इसे देखकर शिजुरू शॉक हो जाती है। उसकी माँ उसके बालों को सहलाती है और शिजुरू का नाम लेती है। यह सब केंजी की भी नजर में आ जाता है जब वह बाहर जाने ही वाला होता है। शिजुरू की माँ योको अपनी बेटी को देखती है और कहती है कि वह कितनी पतली हो गई है। केंजी तुरंत कमरे से बाहर भागता है ताकि डॉक्टर को बुला सके। बाहर जाकर वह खुशी से पूरी ताकत से चिल्लाता है और सबको बताता है कि उसकी बीवी होश में आ गई है। शॉक्ड डॉक्टर और नर्स तुरंत अंदर आते हैं और योको की कुछ टेस्ट्स करने लगते हैं। टेस्ट्स के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि योको 2 साल से कम में अपनी नॉर्मल जिंदगी वापस शुरू कर सकती है। शिजुरू उन्हें टैलिस्मैन दिखाती है और समझाती है कि इसी ने उसकी माँ को ठीक किया है, लेकिन डॉक्टर उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। शो भी हंगामा देखने आ पहुंचा है और उसे यह सब बिल्कुल नामुमकिन लगता है। डॉक्टर नर्स को कहता है, अवार्ड विनिंग प्रोफेसर सुजुकी को बुलाओ और टेस्ट्स के लिए। अभी भी संदेह में शो को लगता है कि शायद वह मकुतो के बारे में पूरी तरह गलत था। कमरे में सब लोगों को इग्नोर करके शिजुरू और उसकी माँ खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेती है। बचे हुए टैलिस्मैन्स को देखते हुए शिजुरू प्रॉमिस करती है कि अगर मकुतो से दोबारा मिली तो उसका एहसान जरूर चुकाएगी। इसी बीच में मकुतो उस स्पिरिचुअल एनर्जी से ढके घर में जा चुका है। वह चारों तरफ देखता है, खुश होकर अपनी प्रोग्रेस से लुई कॉन्टिनेंट वापस जाने और अपना काम करने के लिए।
उन सबको तबाह करने के लिए जिन्होंने उसके साथ धोखा किया था। नए जोश के साथ मकुतो कसम खाता है कि वह उन सबको कभी माफ नहीं करेगा। मकुतो को लगता है कि उसकी बदले की दिन तभी जल्दी आएगा जब वह ची रिफाइनिंग स्टेज 11 तक पहुंच जाएगा। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे स्पिरिट स्प्रिंग और स्पिरिट सामान चाहिए ताकि वह सबसे ताकतवर कल्टीवेटर बन सके। उस रात को मकुतो सोच में पड़ जाता है कि कल्टीवेशन कैसे बढ़ाए। चीजों को देखकर उसे लगता है कि इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अगर ये बिल्कुल गायब हो गई तो वह कल्टीवेट ही नहीं कर पाएगा। मकुतो सोचता है कि ऐसा कोई जगह या चीज कैसे ढूंढे जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हो ताकि अभी के हालात से निकल सके। वह स्पिरिचुअल स्प्रिंग या स्पिरिचुअल सामान को लेकर परेशान था, लेकिन कैसे न कैसे उसकी किस्मत अच्छी थी कि गार्डन में सिल्वर हार्ट ग्रास उग रही मिली। यह ग्रास तो स्पिरिचुअल सामान ही मानी जाती है और नॉर्मल जड़ी बूटियों से अलग। इससे एलिक्सर्स रिफाइन किए जा सकते हैं जो कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद करते हैं। मकुतो को लगता है कि इस ग्रास के बेरीज से पिल रिफाइन करने से शायद वह कल्टीवेशन के सेकंड स्टेज तक पहुंच जाए, लेकिन उसे डर है कि पिल रिफाइन करते वक्त छोटी सी गलती भी उसकी सारी प्रोग्रेस बर्बाद कर सकती है। किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना चाहता, इसलिए मकुतो तुरंत ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला करता है ताकि वह तैयार रहे। अगली सुबह वह कुछ और टैलिस्मन्स बेचने निकल पड़ता है क्योंकि कल्टीवेशन पिल्स रिफाइन करना बहुत महंगा पड़ता है। मकुतो अपना काम कर रहा होता है, सर झुकाए रखता है, जब अचानक उसे पता चलता है कि दूर से एक लोगों का ग्रुप उस पर नजर रखे हुए है। टैलिस्मन्स बेचने की तीसरी दिन से ही उसने नोटिस किया था कि ये लोग उस पर नजर रख रहे हैं। मकुतो को लगता है कि आज उनकी तादाद ज्यादा है, मतलब जल्दी ही वे उस पर हमला कर सकते हैं। उनका सीधा मुकाबला करने का फैसला करके वह अपना सामान समेटने लगता है, लेकिन तभी एक लड़की उसका नाम पुकारकर उसके बीच में आ जाती है। लड़की कहती है कि उसे उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि वह अचानक स्कूल आना बंद कर दिया। मकुतो उसे याद करने की कोशिश करता है। लड़की उसके सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बकबक करती रहती है, बीच बीच में उसे गरीब लूजर भी बोल देती है। अपनी मेमोरीज को खंगालते हुए मकुतो को याद आता है कि यह लड़की मोचियामा है जो असली मालिक के लिए खड़ी हुई थी। वह उसे पैसे उधार देने की ऑफर करती है ताकि वह स्कूल वापस जा सके, लेकिन मकुतो उसे बिल्कुल इग्नोर करके निकल जाता है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, पुकारती है, लेकिन वह पलटकर जवाब नहीं देता, जिससे उसे शक हो जाता है कि मकुतो के साथ कुछ तो बुरा हुआ होगा। इसी बीच में मकुतो चलता जा रहा होता है और चुपके से उन थग्स की गिनती कर रहा होता है जो उसके पीछे पड़े हैं। लगभग 10 के आसपास गिनती करने के बाद वो एक गली में घुस जाता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि वो सबको एक साथ निपटा सकता है। उसे रास्ता बदलते देखकर गुंडे जल्दी से उसके पीछे दौड़ते हैं, हाथों में छुरियां पकड़े हुए। कुछ ही पलों बाद वो उसे एक सुनसान गली में पकड़ लेते हैं जहां आगे डेड एंड है। सोचते हुए कि अब वो फंस गया है, गुंडे आराम से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कहते हैं कि अब भागने की कोई जगह नहीं बची। उनके मजाक में वो उन्हें ऑर्डर देता है कि सब एक साथ हमला कर दो, लेकिन कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। मकुतो पूछता है कि दिनों से वो उस पर नजर क्यों रखे हुए हैं। वो उनसे ये निकलवाने की कोशिश करता है कि किसने भेजा है। गंजा आदमी सिर्फ इतना बताता है कि तूने किसी ताकतवर आदमी को गुस्सा दिला दिया है। दूसरा आदमी सवाल करता है कि अमाटानी फैमिली की लेडी को इस मकुतो में इंटरेस्ट क्यों हो गया। मकुतो को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जल्दी ही उसे याद आता है कि सेत्सु, अमाटानी फैमिली की यंग लेडी, असल मालिक के साथ एंगेज्ड थी। लेकिन जब वो उनके ग्रुप से निकाल दिया गया, उसने उसे बुरी तरह से डंप कर दिया और सगाई कैंसिल कर दी। ये हर वक्त मकुतो को परेशान करती है कि एक टूटे सगाई के लिए वो उसे क्यों खत्म करना चाहते हैं। देखकर कि उनका कोई सीधा जवाब देने का इरादा नहीं, वो डिसाइड करता है कि उन्हें ज्यादा अच्छे तरीके से बोलवाएगा। पूरे सीन के बिल्कुल पीछे मोचियामा चुपके से सब देख रही होती है, सोचती हुई कि ये याकुजा के साथ कैसे उलझ गया, डरते हुए कि मकुतो इतना कमजोर है कि डरावने याकुजा से निपट नहीं पाएगा। वो पुलिस को कॉल करने का फैसला करती है मदद के लिए। बदकिस्मती से कोई उसे देख लेता है कॉल करने से पहले और जल्दी से उसे पकड़ लेता है जब वो छूटने की कोशिश कर रही होती है। इस हंगामे से बाकियों का ध्यान भटकता है और वो मुड़कर देखते हैं कि उनका बॉस मोचियामा को जैसे छोटे पप्पी की तरह बिना मेहनत के खींच रहा है। मकुतो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि वो उसके पीछे आ रही थी। बॉस उसका मजाक उड़ाता है कि लड़कियों में कितना पॉपुलर है, सेत्सु के साथ धोखा करते हुए भी। मोचियामा अपनी सेफ्टी को इग्नोर करके मकुतो पर चिल्लाती है कि भाग जा। वो कहती है कि ये गुंडे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो एक ताकतवर फैमिली से है। ये सुनकर बॉस को सिर्फ हंसी आती है उसकी बेवकूफ़ी पर। वो धमकी भरे अंदाज में कहता है कि इस सुनसान गली में उसे खत्म कर दे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। पहले उसे खत्म करने का फैसला करके वो छुरी निकालकर उसकी गर्दन पर वार करता है, लेकिन मकुतो बिल्कुल टाइम पर बीच में आकर एक ही मुक्के से उसकी कलाई तोड़ देता है, बिना उसे समझने का मौका दिए। वो बॉस का चेहरा पकड़ता है और बिना मेहनत के जमीन पर पटक देता है। सब पूरा सीन हैरानी से देख रहे होते हैं। मोचियामा भी सोचती है कि क्या ये वही मकुतो है जो उसे याद था, उन्हें डरते हुए देखकर। मकुतो उनसे सख्त लहजे में दोबारा पूछता है कि किसने भेजा है उस पर हमला करने। शहर के दूसरे हिस्से में ऑफिसर काय को इंटरकॉम पर अर्जेंट मैसेज मिलता है कि स्कार गैंग हरकत में आ गया है। उसे पता चलता है कि 30 से ज्यादा गैंग के लोग ईस्ट स्ट्रीट की एक गली की तरफ जा रहे हैं। कॉलर, जो सीन पर मौजूद ऑफिसर है,
बताता है कि वो एक लड़के के पीछे पड़े हैं और एक लड़की को बंदी बना लिया है। बिना देर किए ऑफिसर काई अपनी गाड़ी में तेजी से निकल पड़ता है। कॉलर को कहता है कि रीइंफोर्समेंट्स मंगवाओ, लेकिन अभी पुलिस चीफ उनागा को मत बताना। वो कॉलर को चेतावनी देता है कि बैकअप का इंतजार करो, खुद रश मत करना। सीन पर मौजूद ऑफिसर काई को अपडेट देता है कि शायद रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो समझाता है कि जिस लड़के को टारगेट किया जा रहा था उसने अकेला ही सारे गैंग मेंबर्स को हरा दिया है। इस बीच में मकुटो अभी भी बॉस से निपट रहा होता है, जो यकीन ही नहीं कर पा रहा कि ये वही यामोरी क्लैन का कमजोर लड़का है। मकुटो उससे पूछताछ करता है कि अमाटानी या यामोरी क्लैन ने भेजा है क्या। उसकी झिझक देखकर वो बॉस के खोपड़ी को जोर से दबाता है, धमकी देता है कि 3 सेकंड्स में जवाब दे। दर्द से बॉस बेकरार होकर माफी मांगता है, रोकने की मेहनत करता है। अचानक ऑफिसर काई सीन पर पहुंचकर मकुटो को रोकने के लिए कहता है। मकुटो हैरान हो जाता है उन्हें देखकर, सोचता है कि पुलिस को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। वो भागने के बारे में सोचता है, लेकिन डिसाइड करता है कि अपनी पूरी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं। फिर वो बॉस को छोड़ देता है, जो राहत महसूस करता है कि फाइनली बचा लिया गया। मकुटो जानता है कि अभी उसकी ताकत से स्टेट की पावर के खिलाफ नहीं लड़ सकता। काई को भी राहत मिलती है कि सिचुएशन को कंट्रोल कर दिया, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि एक दुबला पतला लड़का अकेला 30 गैंग मेंबर्स को संभाल गया। फिर वो मोचियामा और मकुटो से अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो शहर का पुलिस सार्जेंट है, लेकिन मकुटो उसे इग्नोर करता है, जबकि मोचियामा खुशी से हेलो करती है। काई उन्हें अश्योर करता है कि उसका साथी रोकोहारा सब कुछ स्मूथली हैंडल कर लेगा। ये सुनकर मकुटो और अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उन्होंने शुरू से सब देख लिया था। जैसे उसकी बेचैनी को महसूस करते हुए काई बताता है कि रोकुहारा सिर्फ पूछेगा, किसी और चीज में नहीं पड़ेगा। अचानक से पुलिस कमिश्नर उनुगा पहुंच जाता है, मकुटो को क्रिमिनल कहकर अरेस्ट कर देता है। वो बदमाशी से मुस्कुराकर अरेस्ट वारंट मकुटो के सामने हिलाता है। मोचियामा गुस्से से भरी हुई जोर देती है कि इन आदमियों ने पहले हमला किया था, लेकिन उनुगा जिद करता है कि उसने सिर्फ मकुटो को आदमियों पर हमला करते देखा। स्कार बॉस जीत की हंसी हंसता है जब दूसरा ऑफिसर उसे ले जाता है। काई गुस्से से भरकर उनुगा का मुकाबला करता है, याद दिलाता है कि आर्म्ड गैंग की असली पहचान क्या है। उनुगा उसकी बातों को इग्नोर करता है, उसे छोटा बताते हुए कि सेकंड ग्रेड पुलिस चीफ के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है और नौकरी से निकालने की धमकी देता है। काया बिल्कुल घबराया नहीं, अपने बॉस को गालियां देते रहने लगता है, लेकिन रोकुहारा उसे पकड़कर रोकता है और कहता है, ठंडा हो जा। काया तब रुक जाता है जब मकुटो अचानक सरेंडर कर देता है। उसे एहसास होता है कि कोई मास्टरमाइंड पीछे से सारी साजिश रच रहा है। उनुगा मकुटो के सरेंडर पर जीत की हंसी हंसता है, लेकिन मकुटो का असली इरादा है इस छुपे हुए मास्टरमाइंड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना। वो चाहता है कि ये सिचुएशन उसकी कल्टीवेशन प्रोग्रेस को डिस्टर्ब होने से पहले ही खत्म कर दे। मकुटो उनुगा से पूछता है कि उसने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने की बात कैसे जान ली। उनुगा एकदम से घबरा जाता है, समझ जाता है कि बोलते वक्त उसने गलती से कुछ स्लिप कर दिया। मकुटो उसे नौकर कहता है और ऑफर देता है कि असली मास्टरमाइंड को खत्म करने में मदद करे। उनुगा मासूमियत से बिहेव करता है, कहता है उसे किसी मास्टरमाइंड के बारे में कुछ पता नहीं। जब वो मुड़कर जाने लगता है, मकुटो एक बटन दिखा देता है। उनुगा शॉक हो जाता है, सोचता है कि ये बटन मकुटो ने कब निकाला। जब दूसरा ऑफिसर उसकी कलाई पर हथकड़ी लगाता है, मकुटो उनुगा को वार्न करता है कि अगली बार सिर्फ बटन नहीं, ज्यादा कुछ ले लेगा। उनुगा को यह बहुत अनुचित लगता है और कहता है, इस बात को याद रखूंगा। वापस प्रिजन सेल में एक ऑफिसर अंदर के एक कैदी का ध्यान खींचता है, बताता है कि टारगेट जल्दी ही आ रहा है। वो उस डरावने दिखाई देने वाले कैदी को बताता है कि तेरा काम है टारगेट को खत्म करना। कुछ ही पलों बाद मकुटो को उसी सेल में ले आया जाता है। 2 गार्ड्स के चेहरों के एक्सप्रेशंस देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो उसे मारने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन मकुटो बिल्कुल टेंशन में नहीं है। जल्दी ही उसकी नजर उस कैदी पर पड़ती है जिसे काम के लिए रखा गया था, जो चुपके से कोने से उसे घूर रहा होता है। एक पल के लिए मकुटो सोचता है कि क्या ये अजनबी भी इस साजिश का मास्टरमाइंड है। सोचने से पहले ही कैदी धीरे से खड़ा होता है और न्याय और किस्मत के बारे में बकबक करने लगता है। बकवास करने के साथ गुस्से में चिल्लाता है। वो अपना नाम फुनाकी बताता है और खुलकर कहता है कि उसे मकुटो को खत्म करने के पैसे मिले हैं। खुशी से मजे लेते हुए फुनाकी कहता है, रोकना मत, चुपचाप अपनी हार मान लो। मकुटो सीधा आगे बढ़ता है, बिल्कुल घबराया नहीं, और शांत आवाज में पूछता है कि किसने हायर किया है तुझे। सेल में आते ही उसने कुछ महसूस किया था। ये कैदी रेयाजू नाम का गीत गा रहा था। बिना झिझक के फुनाकी मकुटो पर हमला करता है, उसे मारने के लिए तैयार। उसके पूरे शौक में मकुटो वार के बिल्कुल करीब आने पर हवा में गायब हो जाता है। अगले ही पल में मकुटो उसके बगल में दोबारा जाहिर होता है और एक ही मुक्के से उसे जमीन पर पटक देता है। कॉन्फिडेंस से कहता है, यहाँ कमजोर वाला तू है फुनाकी, बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला। फुनाकी उसके पैरों को पकड़ लेता है, उसे हवा में उछाल देता है, लेकिन इससे मकुटो को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता। उसे आराम से लैंड करते देखकर फुनाकी को आखिर समझ आता है कि शायद उसने अपने मुकाबले को कम समझा, लेकिन फिर भी वो बोलना बंद नहीं करता। उसकी ऊंची आवाज को इग्नोर करके मकुटो तेजी से उस पर झपट्टा मारता है।
एक ही मुक्के से उसे नीचे गिरा देता है। फुनाकी मुक्के की जबरदस्त ताकत से हैरान हो जाता है। बिना उसे संभलने का मौका दिए मकुटो ऊपर से गिरते हुए आखिरी मुक्का मार देता है। फुनाकी हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन मकुटो की किक इतनी ताकतवर होती है कि ब्लॉक नहीं हो पाती। फिर भी सबक नहीं सीखता। फुनाकी गुस्से में दोबारा उस पर चढ़ता है। बदकिस्मती से मकुटो आराम से हमला डॉज कर लेता है और फुनाकी के पेट में एक जबरदस्त मुक्का घुसेड़ देता है, उसे पूरी तरह तबाह करते हुए। इस बार फुनाकी को लगता है कि उन दोनों के बीच कितना बड़ा गैप है। जब वो कोने में डरकर बैठ जाता है, सोचता हुआ कि अभी क्या हुआ। उसे छोड़ने का इरादा नहीं, मकुटो उसके ऊपर खड़ा हो जाता है भारी और डरावने ऑरा के साथ। वो तुरंत फुनाकी का सिर जमीन पर दे मारता है, मास्टरमाइंड का नाम मांगते हुए। मकुटो ये भी पूछता है कि रायत्सु उसने कहाँ से हासिल किया। इस बीच में उनागा अपने ऑफिस में है, अभी भी मकुटो के साथ हुए बात से हिल गया है। वो फोन पर गुस्से से गरजता है, पूछता है कि किस तरह का जानवर उनके तरफ भेजा है। कॉलर हाशिमोटो नाम का उसे अश्योर करता है कि मकुटो तो सिर्फ यामोरी क्लान से छोड़ा हुआ कमजोर कचरा है। ये सुनकर उनागा को थोड़ी राहत मिलती है और उम्मीद करता है कि बिना ड्रामा के उसे खत्म कर देंगे। हाशिमोटो यकीन दिलाता है कि उसने ryuta से निकले गुंडे भेजे हैं उसे हैंडल करने। वो और प्रॉमिस करता है कि लॉर्ड अइमा को उनागा की प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ के लिए बोलेगा। उनागा एग्री करता है और हाशिमोटो को याद दिलाता है कि ये प्रॉमिस मत भूलना। प्रिजन सेल में फुनाकी जुबान बंद रखता है, कितनी भी सीवियर पिटाई के बावजूद राजफाश नहीं करता। मकुटो उसकी जिद की तारीफ करता है। फुनाकी मकुटो को कहता है, तूने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था, जिससे मकुटो सोच में पड़ जाता है कि क्या इस दुनिया में और कल्टीवेटर्स हैं। फुनाकी बताता है कि कुछ साल पहले ryuta में एक बूढ़े मंक से मिला था, जो बिना मेहनत के ची मैनिपुलेट करके पेड़ को आधा कर सकता था। मंक ने उसे डिवाइन वाटर की बोतल दी थी और कहा था कि उसे इस्तेमाल करने से पहले पतला कर लेना। कई सालों तक इंस्ट्रक्शंस मानने के बाद फुनाकी की बॉडी टोटली बदल गई। इस स्टोरी से मकुटो को समझ आता है कि फुनाकी जो डिवाइन वाटर कह रहा है वो शायद रेयात्सु या स्पिरिट वाटर ही है। वो सोचता है कि क्या ryuta में स्पिरिचुअल स्प्रिंग भी मिल सकती है। बेसिकली स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स उन जगहों पर बनते हैं जहां स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। वक्त के साथ ये एनर्जी स्पिरिट वाटर में बदल जाती है और आखिरकार स्प्रिंग बन जाती है। लुई कॉन्टिनेंट पर तो छोटी सी मात्रा भी रेयर और कीमती मानी जाती है कल्टीवेटर्स के लिए। मकुटो फुनाकी से पूछता है कि इतना ताकतवर होने के बावजूद तू नॉर्मल लोगों के झगड़ों में क्यों पड़ता है। फुनाकी बताता है कि उसके बच्चे को ALS है और उसे इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। वो और बताता है कि उसने डिवाइन वाटर अपने बेटे पर ट्राई किया था, लेकिन काम नहीं किया। बेटे को जिंदा रखने के लिए इतने पैसों की जरूरत थी, इसलिए फुनाकी ने जल्दी पैसा कमाने के लिए ये डील एक्सेप्ट कर ली। थोड़ी देर बीमारी के बारे में सोचने के बाद मकुटो ऑफर करता है कि वो लड़के को ठीक करने में मदद करेगा। वो फुनाकी को समझाता है कि डिवाइन वाटर असल में स्पिरिट पानी है, जिसे रियात्सु भी कहते हैं, जो नॉर्मल लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है। नॉर्मल स्पिरिचुअल एनर्जी से शायद इलाज न हो, लेकिन स्पिरिट पानी बीमार लड़के के लिए ज्यादा नुकसान कर सकता है। वो और बताता है कि स्पिरिट एनर्जी को खास तरीके से यूज किया जा सकता है। वो फुनाकी को वो हीलिंग टैलिस्मैन दिखाता है जो पहले कुत्ते पर यूज किया था, और उसकी पावर दिखाने के लिए मकुटो उसे फुनाकी पर यूज करता है। फुनाकी हैरानी से देखता है, टैलिस्मैन ने उसके सारे जख्म एकदम से ठीक कर दिए। टैलिस्मैन को जीत की तरह पकड़े हुए मकुटो फुनाकी को आखिरी बार बोलता है कि या तो अपने मालिक का नाम बता दे या मौत के लिए तैयार हो जा। बिना हेजिटेशन के फुनाकी डिस्क्लोज करता है कि उसे हाशिमोटो नाम के आदमी ने हायर किया था। दूसरी तरफ कोजान क्लब का ओनर हाशिमोटो उनागा के साथ कॉल खत्म करता है। खुशी भरे मूड में वो मुड़कर एक बंधी हुई पिटाई खाई लड़की की तरफ देखता है और पूछता है, कुछ खाने पीने का मन है क्या। वो जवाब नहीं दे पाती, सिर्फ रोती और तड़पती रहती है। हाशिमोटो और पास आता है, उसके मुंह को जोर से खोलकर एक दांत निकाल देता है। लड़की दर्द से चिल्लाती है। वो पागलों की तरह हंसता है। उसका ये टॉर्चर सेशन तब रुकता है जब बटलर अंदर आता है और बताता है कि लॉर्ड अइमा मकुटो के मामले पर अपडेट मांग रहे हैं। हाशिमोटो बटलर को बताता है कि कोई पहले ही इस इशू को हैंडल कर रहा है। वो पुलिस स्टेशन जाकर चेक करेगा, क्योंकि वो मकुटो को पहले ही मरा हुआ समझ रहा है। फिर वो बटलर को कहता है कि लॉर्ड अइमा को काम रहने को कहो और अच्छी खबर का इंतजार करने को। वापस कारागार में मकुटो और फुनाकी के बीच जैसे दोस्ती हो गई है। हीलिंग टैलिस्मैन के एहसान में फुनाकी मकुटो को एक हार देता है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिट पानी है। ये देखकर मकुटो खुश हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी मात्रा भी सिल्वर ग्रास पर छिड़कने से फल तुरंत आ जाएगा। इन फलों को ची पिल्स में प्रोसेस करने के बाद वो जल्दी से कल्टीवेशन के सेकंड लेवल तक पूरा कर सकेगा। वो फुनाकी का शुक्रिया अदा करता है, जो उसे चेतावनी देता है कि हाशिमोटो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। फुनाकी वार्न करता है कि हाशिमोटो के जाल में जो भी फंसता है वो बिना चोट खाए नहीं निकल पाता। इस वार्निंग से बेखौफ डरे। मकुटो कहता है कि वो हाशिमोटो को हैंडल कर लेगा। इधर शिजुरू नेहा यूनिवर्सिटी पहुंचती है मकुटो को ढूंढने। उसने उसकी फोटो देखी थी और पता चला था कि वो यामोरी क्लैन से निकाला हुआ कचरा है, इसलिए वो उसके स्कूल तक देख करके आ गई। शिजुरू को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मकुटो उसके स्कूल का जूनियर है। वो जल्दी से प्रेसिडेंट्स ऑफिस की तरफ जाती है उसके बारे में और जानकारी लेने।
नेहा यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट जिन होता है मोचियामा का अंकल। उसके ऑफिस में मोचियामा प्रेसिडेंट जिन से बहस कर रही होती है। वो चाहती है कि वो मकुटो को बचाने में मदद करे, लेकिन जिन का कोई इरादा नहीं है इस मामले में पड़ने का। मोचियामा बिल्कुल पीछे नहीं हटती, क्योंकि उसे अपने आप को दोष दे रही है मकुटो की अरेस्ट और करप्ट कॉप्स के शामिल होने के लिए। वो अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही होती है, जबकि यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्टर कुमोनो उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो मोचियामा को यकीन दिलाती है कि मकुटो जल्दी ही आजाद हो जाएगा। तभी सब मुड़कर देखते हैं, शिजुरू सीन पर आ रही होती है। वो तुरंत उनसे पूछती है कि क्या वो मकुटो के बारे में बात कर रहे थे। पुलिस स्टेशन पर वापस काई उनागा के ऑफिस में चीख रहा होता है उसकी करप्शन के खिलाफ। वो सालों से स्कार और उसके गैंग के पीछे पड़े हुए हैं बिना किसी वजह के, लेकिन अब उनागा उन्हें ऐसे ही फ्रीली छोड़ रहा है। उनागा काई को बताता है कि सुपरवाइजर पर बिना सबूत के इल्जाम लगाना जुर्म है। काई पीछे नहीं हटता, गुस्से में कहता है कि चीफ पीछे से कुछ गलत करने का प्लान बना रहा है। बदकिस्मती से उसके पास अपनी बात के लिए कोई सबूत नहीं। जब दोनों आदमी एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, मोचियामा और शिजुरू ऑफिस में घुस आती हैं, रोकोहारा पीछे पीछे उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए। मोचियामा गुस्से में चीफ पर उंगली दिखाती है और शिजुरू को बताती है कि ये वही आदमी है जिन्होंने मकुटो पर झूठा इल्जाम लगाया। उनागा चुपके से शिजुरू को घूरकर देखता है, सोचता हुआ कि ये कौन है। जो खबर उसे मिली थी उसके हिसाब से मकुटो के पास किसी पावरफुल फैमिली का साथ नहीं। वो खुद को बताता है कि मकुटो सिर्फ कचरा है। वो उन्हें बताता है कि चोरी और मारपीट के जुर्म में उसे रिहा नहीं कर सकते। काय गुस्से से चार्जेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, पूछता है कि ये सब कब हुआ। उनागा उसे बताता है कि ये सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिका है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं बताया जाएगा। मोचियामा गुस्से में बोलती है कि मकुटो को लॉकअप करना और याकुजा के लोगों को रिहा करना सीधी करप्शन है। उनागा पर उसकी धमकियों का कोई असर नहीं होता। वॉर्न करता है कि बाहर जाओ वरना न्याय को रोकने के जुर्म में अरेस्ट कर लूंगा। जब वो कॉल करने ही वाला होता है, शिजुरू शांत से बैठ जाती है और पैर क्रॉस करके बॉस की तरह उसे बोलती है, कुछ करके दिखाओ। उनागा अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि इन्हें होल्डिंग सेल में डाल दो। वो बोलता है कि ये लोग मकुटो के साथी होने के शक में अरेस्ट किए जा रहे हैं। वो और आगे बढ़कर काई को सस्पेंड कर देता है क्रिमिनल्स का साथ देने के लिए। काई ऊंची आवाज में बोलता है, जबकि शिजुरू काम रहती है। शिजुरू खुद पर लगाए इल्जाम सुनती है। उनागा हंसता है और फिर सोचता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को इंसल्ट करने के लिए उसके चार्जेस और ज्यादा कर दे। शिजुरू सिर्फ पूछती है कि क्या मकुटो को अरेस्ट करने के लिए किसी से स्पेशल फेवर्स मिल रहे हैं। अपनी स्कीम सामने आते देखकर वो हकलाता है, सवालों से छुपाने की कोशिश करता है। शिजुरू फिर पूछती है कि मकुटो का मामला कुछ पैसों से हल हो सकता है क्या। उनागा दोबारा रिलैक्स हो जाता है, बताता है कि मकुटो ने ताकतवर लोगों को गुस्सा दिला दिया, इसलिए ये सब हुआ। वो और कहता है कि शिजुरू और मोचियामा का भी वही अंजाम होगा। उनागा बिना शर्म के एक झूठी कहानी बना देता है कि वो उन सबको, काई को भी कैसे निकाल सकता है। वो बोलता है कि काई की मौत लड़कियों पर डाल देगा और लड़कियों की मौत को दो गुंडों पर, जिन्हें पुलिस ने खत्म कर दिया। इतनी बढ़िया झूठी कहानी सुनकर काई और मोचियामा साफ डर जाते हैं, लेकिन शिजुरू बिल्कुल नहीं डरती। उनके शौक में शिजुरू डायरेक्टर ओजी से, जो ऑलरेडी कॉल पर था, पूछती है कि करप्ट चीफ ने जो कुछ बोला सब सुना क्या। डायरेक्टर ओजी कंफर्म करता है कि सब कुछ सुन लिया। उनागा को डर लगने लग जाता है। शिजुरू वापस बैठ जाती है, पूछती है, क्या मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। लाइन के दूसरे एंड से डायरेक्टर ओजी उनागा के चार्जेस पढ़कर सुनाता है और ये भी बोलता है कि उसने एक काउंसिल मेंबर के फैमिली मेंबर को धमकी दी है। सब बातों के लिए उनागा को फौरन सस्पेंड कर दिया जाता है। डायरेक्टर ओजी ये भी बताता है कि वो जल्दी ऑफिस पहुंच रहा है उनके साथ मिलने। सब कुछ देखने करने के बाद उनागा अपनी चेयर में धंस जाता है, अभी भी हिला हुआ, सोचता हुआ कि किस काउंसिल मेंबर की फैमिली को छेड़ दिया। उसके सवालों का जवाब देते हुए शिजुरू रिवील करती है कि वो नेही सिटी के शुगा फैमिली की यंग लेडी है। इसी पल उनागा को समझ आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर जेल में वापस मकुटो अभी भी फुनाकी के दिए नए गिफ्ट से उत्साहित है। उसमें स्पिरिट पानी की मात्रा काफी कम है, इसलिए वो सोचता है कि इसका सिर्फ एक बार ही उपयोग हो पाएगा। वो अलर्ट हो जाता है जब उसे लगता है कि कोई आ रहा है और मकुटो मुड़कर देखता है, हैरान होकर शिजुरू और मोचियामा को वहां खड़े देखकर। इस वक्त हाशिमोटो को पता चल जाता है कि उसकी सारी प्लान्स फेल हो गई हैं। गुस्से में वो घर में चीजें तोड़ने लगता है, गुस्सा होकर कि एक नौकर मौत के करीब है और दूसरा जेल जा रहा है। कुछ वेसेस तोड़ने के बाद वो आगे का सोचता है, समझकर कि एआई में फैमिली का मिशन फेल करने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। पीछे नहीं हटने का फैसला करके वो अपने बॉडीगार्ड को भेजता है, जिसे वो इस काम के लिए बेस्ट समझता है। वो बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि मकुटो को जिंदा लाओ, कसम खाकर कि इस कचरे को अपने हाथों से खत्म करेगा। मकुटो अब घर वापस आ चुका है और जैसे हमेशा पिल रिफाइनमेंट के लिए कुछ मटेरियल्स खरीदने के बाद वो तुरंत पिल रिफाइन करता है, बिना टाइम वेस्ट किए मुंह में डाल लेता है। पिल लेने के बाद उसे उसका जबरदस्त इफेक्ट तुरंत महसूस होता है जब वो हवा में तैरने लगता है, गोल्डन लाइट से घिरा हुआ। पिल अशुद्ध होने के बावजूद मकुटो इफेक्ट से संतुष्ट है, जो इस कम स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह के लिए कुछ स्पेशल है। आखिरकार वो ची रिफाइनिंग स्टेज 2 पार कर लेता है, जैसे वो बहुत दिनों से चाहता था। वो अपना क्लाउड शैडो स्टेप प्रैक्टिस करता है, जो दोबारा जन्म के बाद यूज नहीं किया था, और स्पीड देखकर कुत्ते को भी हैरानी होती है।
मकुटो परिणाम से संतुष्ट है, कहता है कि गोली भी उसकी स्पीड के आगे कुछ नहीं। उसके बाद वो सोचता है कि अगला स्पिरिट पानी की सप्लाई कैसे ढूंढे, क्योंकि फुनाकी वाला पहले ही यूज कर चुका है। वो रियूटा जाकर किस्मत ट्राई करने के बारे में सोचता है, लेकिन नॉर्मल रास्ते से वहां जाना खतरनाक माना जाता है, इसलिए मकुटो फुनाकी से मिले आम रास्ते पर भरोसा करने का फैसला करता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी मसला पैसा है, क्योंकि शुरू करने के लिए ही लगभग 2 मिलियन येन लगेगा। तभी टेलीविजन पर एक ब्यूटी प्रोडक्ट का एड उसका ध्यान खींचता है। इस दुनिया में जहां औरतें जवान दिखाई देना चाहती हैं, वो इस ट्रेंड से फायदा उठाने का सोच लेता है। वो टेबल से एक पैकेज उठाता है। आने वाली पार्टी में इसके प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए एक्साइटेड होकर सिर्फ 5 आवर्स पहले प्रिजन से रिलीज होने के बाद उसने शिजुरू के साथ लंच शेयर किया था। उसके सामने बैठकर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक काउंसिलमैन की बेटी है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने उससे फेवर मांगा कि सुगु बिल्डिंग में पार्टी अटेंड करे और उसकी माँ के रिकवरी सेलिब्रेट करने के लिए। ये बिल्डिंग शहर का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक्स मार्केट है और शिजुरू इसकी ओनर है। यही वो पार्टी है जिसके लिए मकुटो एक्साइटेड है। अगली शाम वो सुगाओ बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर कमाल की पार्टी में पहुंचता है। बॉक्स को पकड़े हुए अंदर जुयुआन पिल है, एक एलिक्सर जो उसने रिफाइन किया है। हालांकि अपने लेवल पर वह स्पिरिट पिल्स नहीं बना सकता, ऐसे एलिक्सर बनाना उसके लिए बिल्कुल आसान है। जुयुआन पिल लुई कॉन्टिनेंट पर फीमेल कल्टीवेटर्स में काफी पॉपुलर और सस्ता इलाज है। मकुतो का प्लान है पार्टी में कुछ अमीर औरतों को कुछ बेचकर 2 मिलियन येन कमाने का। भीड़ को देखते हुए वह शिजुरू और उसके फैमिली को स्पॉट करता है और अपने टारगेट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की तैयारी करता है। शिजुरू अपनी आंट और अंकल एन्नो और शिरो होशिसु से डील कर रही है, जो उस पर जल्दी शादी करने का प्रेशर डाल रहे हैं। अभी सिर्फ 30s में है। वे उसे ओल्ड मेड कहते हैं और वॉर्न करते हैं कि वह फैमिली की पुरानी कुंवारी मसामी जैसे एंड अप न कर जाए। शिरो तो मसामी का इंसल्ट भी करता है, उसे वेस्ट ऑफ स्पेस कहता है। मसामी अपना डिफेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन सही वर्ड्स नहीं मिलते, जो शिरो को और ज्यादा आक्रामक बना देता है। योको अब परेशान होकर शिरो को रुकने को कहती है, जबकि शिजुरू उसे याद दिलाती है कि मसामी ने उनकी दादी के गुजर जाने के बाद उसे और कईयों को पाला था। फिर भी न रुकते हुए शिरो योको से कहता है कि वह शिजुरू को जल्दी सेटल होने के लिए कन्विंस करे। योको, जो लंबी कोमा से अभी रिकवर कर रही है, खांसती है, जिसकी वजह से शिजुरू उसे चेक करती है। अजीब माहौल के बावजूद शिरो अग्रेसिव ही रहता है। शिजुरू के लिए एक फैमिली तक सजेस्ट करता है शादी के लिए। वह वॉर्न करता है कि अगर सेटल नहीं हुई तो वह बांझ बन जाएगी। मसामी अपनी ओपिनियन देना चाहती है, लेकिन शिरो उसे कट कर देता है और कहता है कि कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उसकी जवानी वापस नहीं ला सकता। उसी वक्त मकुतो मौका देखकर बोल पड़ता है। वह शिरो की आलोचना करता है कि वह शिजुरू का इंसल्ट कर रहा है, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंट चेहरा है। गुस्से में शिरो सिक्योरिटी को बुलाता है मकुतो को वेन्यू से निकालने के लिए, लेकिन शिजुरू सबको बताती है कि यही वह शख्स है जिसने योको को बचाया था। योको मकुतो का हाथ पकड़ती है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कि उसने शिजुरू को टैलिस्मैन बेचा था। शिरो को मकुतो को देखकर ही घिन आती है और वह उसे स्कैमर कहता है। वह क्लेम करता है कि योको कोमा से सिर्फ मेडिकल साइंस की वजह से उठी थी। सारे ताने इग्नोर करते हुए मकुतो अपने आप को रिसर्चर और शिजुरू का बिजनेस पार्टनर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। शिजुरू को भी बिजनेस पार्टनर सुनकर हैरानी होती है। देखने वाले लोग नापसंदगी से भर जाते हैं, उसे कहते हैं कि जवानी रिस्टोर करने के डिस्कशन में उसका कोई हिस्सा नहीं है। मकुतो आत्मविश्वास से अपना बॉक्स दिखाता है और प्रॉमिस करता है कि उन्हें कुछ अच्छा दिखाएगा। वह मसामी को बॉक्स देता है, उसे इनवाइट करता है कि जुयुआन पिल खा ले। शिरू सबसे पहले डाउट करता है, शक करता है कि शायद ये जहर ही हो। मसामी उसे उदासी से देख रही है, सोच रही है कि क्या वह सच में पिल खा सकती है। शिजुरू उसे अश्योर करती है कि वह मकुतो पर ट्रस्ट कर सकती है और योको भी उसका सपोर्ट करती है। भीड़ फुसफुसाहट से भर जाती है कि दोबारा जवान करने वाली पिल का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है। उसे पुश देने के लिए मकुतो मसामी के कान में विस्पर करता है, पूछता है कि क्या वह अपनी वेस्टेड जवानी वापस नहीं चाहती, सोचते हुए कि कितने बेकार लोगों पर उसने अपनी पूरी जवानी गुजार दी थी और वे लोग इतने टाइम से उसे परेशान कर रहे हैं। मसामी पिल लेने का डिसाइड करती है। सबको शॉक करते हुए वह पिल उठाती है और पिल को मुंह में डाल लेती है। सब इंतजार में बैठे हैं दोबारा जवान होना देखने के लिए, लेकिन कुछ सेकंड्स गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं होता। शिरो जोर से हंसता है, माकुतो को फ्रॉड बोलकर उसका मजाक उड़ाता है। अचानक पिल का असर शुरू हो जाता है और सबके शौक में मसामी सच में जवान हो जाती है, बिल्कुल यंग लुक में वापस आ जाती है। कोई जल्दी से मिरर लाता है रिजल्ट्स दिखाने को और मसामी खुद अपनी नई लुक देखकर दंग रह जाती है। बस ऐसे ही मकुतो की पिल हेडलाइन बन जाती है और सारी पुरानी आंटीज तुरंत उसके आसपास घेर लेती हैं, एक एक मांगने। वह पिल की प्राइस 400,000 येन रखता है और बताता है कि अभी सिर्फ 10 ही अवेलेबल है। ये सुनते ही वहीं पर लाइव ऑक्शन शुरू हो जाता है। सब एक दूसरे से ज्यादा बिड लगाने की रेस में लग जाते हैं। शिरो भी जुयुआन पिल के लिए हाईएस्ट बिड लगाना चाहता है। वह एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स का डील पक्का करने का प्लान बनाता है, चाहे कितना भी पैसा लगे। एन्नो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शिरो उस पर चिल्लाता है चुप रहने को। उसे लगता है कि मकुतो को थोड़ी देर ब्रेन वॉश कर देंगे और शिजुरू की शादी ओचो फैमिली में करवा देंगे।
शिरो लिटरली उसे शादी के नाम पर बेचने का प्लान बना रहा है ताकि ओचो से बड़ा अमाउंट मिल जाए। उसी वक्त कोजन ग्रुप का एक मोटा आदमी मकुटो के पास आता है और जुयुआन पिल के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए 4 मिलियन येन ऑफर करता है। एक दूसरी कंपनी का प्रतिनिधि तुरंत काउंटर करता है $20 मिलियन के बिड के साथ। शिरो फिर कॉन्फिडेंट होकर बीच में आता है और सबको शांत होने को कहता है। वह मकुटो से प्राइवेट बात करने की रिक्वेस्ट करता है और $30 मिलियन का ऑफर देता है प्रॉफिट शेयर के साथ। वह समझाता है कि उसे 70% प्रॉफिट मिलेगा और मकुटो को 30%। कहता है ये बढ़िया डील है क्योंकि होशिसु फैमिली का इन्फ्लुएंस काम आएगा। ये सुनकर शिजुरू उसके फैमिली को गार्बेज बिन कहती है जिसके पास कोई रिश्ता नहीं, जिससे शिरो गुस्से से भड़क जाता है। वह शिजुरू को याद दिलाता है कि वह उसकी माँ की तरफ से रिलेटेड है। शिजुरू उसे याद दिलाती है कि उसने वह राइट तब खो दिया जब उसने दादी के छोड़े कंपनी को गिरवी रखकर 100 मिलियन से ज्यादा हार गया। शिरो इल्जाम से मुकरने की कोशिश करता है लेकिन वह एविडेंस निकालती है और धमकी देती है कि सबके सामने पड़ देगी। मसामी और योको जो इस बारे में अनजान थीं, यह सुनकर शॉक हो जाती है कि उसने उनकी माँ की कंपनी बर्बाद कर दी। शिरू अब कांप कर पूछता है कि शिजुरू को यह एविडेंस कैसे मिला। शिजुरू और बताती है कि शिरो पार्टी में सिर्फ योको से पैसा मांगने आया था, जैसे उसने दादी को खूब निचोड़ा था। उसके सारे स्कीम्स को साफ देखकर वह घोषित करती है कि एक भी पैसा नहीं देगी। उसने यह भी पता लगा लिया है कि उसके पास 30 मिलियन येन भी नहीं है। वह मकुटो को लूटने का प्लान बना रहा था। शिरो पूरा हारकर घुटनों पर बैठ जाता है, उससे मदद की भीख मांगता हुआ। वह बिना शर्म के योको से कहता है कि शिजुरू से भीख मांगने में मदद करे, लेकिन योको मना कर देती है, क्लियरली डिसअपॉइंटेड कहकर कि उसने उनकी माँ की लेगेसी बर्बाद कर दी। क्लासिक मामास बॉय की तरह वह मसामी की स्कर्ट पकड़ लेता है, भीख मांगता हुआ कि वह फैमिली में आखिरी मर्द है, उसकी मदद करो। इस बेकार जानवर से थककर मसामी उसे धक्का देती है और मदद करने से मना कर देती है। आखिर में शिरो वहीं औरतों के सामने खड़ा होता है जिन्हें वह हमेशा नीचे देखता था। शिजुरू उसे अल्टीमेटम देती है, या तो जेल जाओ या अपनी कंपनी को सिर्फ 1 येन में मुझे बेच दो। इससे वह पूरी तरह से टूट जाता है। पास खड़े लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये उसकी किस्मत ही ऐसी है। फिर शिजुरू मकोटो की तरफ मुड़ती है और ऑफर करती है कि वह उसे एक ज्यादा अच्छे बिजनेस वाले से मिलवाएगी। वह समझाती है कि 40 मिलियन येन एक अच्छा सेटलमेंट है और उसे 80% प्रॉफिट अपने पास रखने की कोशिश करनी चाहिए। वह चेतावनी देती है कि इस पार्टी में सब फ्रॉड हैं, वे उसका फायदा उठाएंगे। हैरानी की बात है, मकोटो सब कुछ उसके हवाले कर देता है। उस शाम को वह उसे उसके अपार्टमेंट तक ड्रॉप करती है और कहती है कि कितना अच्छा घर है। मकोटो बताता है कि ये सिर्फ रेंट पर लिया हुआ है। वह राइड के लिए शुक्रिया कहता है और शिजुरू उसे यकीन दिलाती है, कहती है कि वह उसका दोस्त है। दोस्त सुनकर मकोटो हैरान हो जाता है जब वह दोबारा कहती है। अपना हाथ आगे बढ़ाती है दोस्ती पक्की करने के लिए। बातें करने के बाद वह चुपचाप अंदर चला जाता है। अभी भी सब सोच रहा होता है। वह चांद की तरफ देखता है, सोचता है कि शायद ये नई जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं। घर में घुसते ही मकोटो को शौक लगता है जब वह देखता है कि उसका कुत्ता अपने ही खून के तालाब में पड़ा है। चाकू अभी भी वहीं लगा हुआ है, जैसे एक खतरनाक वार्निंग हो। और ये पूरा नजारा मकोटो को बहुत गुस्सा दिला देता है। कुछ पल पहले एक छायादार आदमी ने हाशिमोटो को फोन किया था बताने के लिए कि मकोटो एक लड़की के साथ घर पहुंचा है। हाशिमोटो को मजा चखाने के लिए वे लोग शिजुरू को पकड़ने का प्लान बना रहे हैं। हाशिमोटो फोन पर ही बात कर रहा था उस वार्निंग के बारे में जो उन्होंने घर में छोड़ा है। मकोटो जल्दी से अंदर दौड़ता है कुत्ते को चेक करने, और खुशी की बात, वह अभी भी सांस ले रहा था। उम्मीद करता है कि हीलिंग टैलिस्मैन काम करेगा। वह चाकू निकालता है और टैलिस्मैन कुत्ते पर रख देता है। इतने में एक आदमी ऊपर छाया में छुपा बैठा मकोटो को देख रहा होता है। अचानक वह नीचे की तरफ झपट्टा मारता है, पीछे से अटैक करने के लिए तैयार। उसके लिए शौक की हद होती है जब मकोटो अपने कुत्ते के साथ पल भर में गायब हो जाता है और पीछे प्रकट हो जाता है। एक लात उस आदमी को जमीन पर पटक देता है। जल्दी ही और गुंडे वहां पहुंच जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। मकोटो धीरे से कुत्ते को एक तरफ धकेल देता है ताकि अकेला उनका मुकाबला कर सके। वह उनकी तरफ इतने गुस्से से देखता है और बिना सोचे वे उस पर हमला कर देते हैं। एक आदमी बाकियों को याद दिलाता है कि मालिक के ऑर्डर के मुताबिक मकोटो को जिंदा रखना है। जैसे ही वे देखते हैं कि मकोटो कितनी आसानी से एक बंदे को निपटा देता है, बाकी सब रुक जाते हैं जो देख रहे होते हैं डर के मारे। मकोटो के अति आत्मविश्वास स्टाइल को इग्नोर करते हुए एक और बेवकूफ तुरंत उस पर लपकता है। सिर्फ इतना ही कि उसका हाथ सॉसेज की तरह फटकर अलग हो जाता है और वह छोड़ने को तैयार नहीं। मकोटो उसकी गर्दन मोड़ देता है जैसे वह किसी खिलौने को नोच रहा हो। अब बाकी के गैंग वाले डर के मारे कांप रहे हैं। वे बड़ी गन्स निकाल लेते हैं और प्लान बनाते हैं कि उसके हाथ पैर मारकर रोक देंगे। लेकिन इन बेवकूफों को समझ नहीं आ रहा कि मकोटो बुलेट से भी तेज है। उनके प्यू प्यू से बिल्कुल नहीं डरते हुए वह फ्लैश की तरह तेजी से इधर उधर हो जाता है, गोली चुकाता हुआ। मकोटो कसम खाता है कि एक एक करके सबको निपटाएगा जब तक ये लोग रहम मांग न लें और बताएं किसने भेजा है। दूसरी जगह शिजुरू को पगला हाशिमोटो पकड़ लेता है, जो उसके साथ अपना घटिया शौक पूरा करना चाहता है। यह जानते हुए भी कि वह मशहूर काउंसिलमैन केंजी सुगा की बेटी है, हाशिमोटो उसके साथ खेलना चाहता है। वह एक बार फिर उसकी पहचान कंफर्म करता है, मजे लेते हुए।
जैसे ही शिजुरू तड़पना शुरू करती है, उसका फोन बज उठता है। हाशिमोटो उठाता है, मकोटो के बारे में अपडेट मांगता है। हैरानी होती है जब फोन पर मकोटो की आवाज आती है, बताते हुए कि उसके सारे बंदे खत्म हो चुके हैं। मौका देखकर हाशिमोटो शिजुरू को पकड़ने की बात करता है, जो मकोटो को और ज्यादा गुस्सा दिला देता है। मकोटो चेतावनी देता है कि उसे छोड़ दे, वरना बुरा अंजाम होगा, लेकिन पगला सिर्फ उसका मजाक उड़ाता है। हाशिमोटो खुशी से मकोटो को 40 मिनट्स देता है पहुंचने के लिए। धमकी देता है कि अगर नहीं आया तो शिजुरू को सुशी की तरह सर्व करते हुए लाइव स्ट्रीम कर देगा। लोकेशन ढूंढने को कहकर हाशिमोटो फोन काट देता है। गुस्से में मकोटो हाथ में सस्ता फोन कुचल देता है। हाशिमोटो शिजुरू के साथ अपना घटिया काम जारी रखता है। मेन इवेंट से पहले टीजर वीडियो बनाने का प्लान बना रहा। वह उसके मुंह से टेप उतार देता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है दरवाजे पर नॉक होती है। दरवाजा खोलता है तो गार्ड्स बताते हैं कि वेयरहाउस में फायर अलार्म बज गया है। हाशिमोटो जल्दी से उन्हें कहता है कि अलार्म बंद कर दो ताकि पुलिस न आ जाए। खुद जाकर देखने का फैसला करता है। गार्ड से कहता है दरवाजा संभालो। वह अलार्म चेक करता है। वह जाते ही कुछ पल बाद किसी ने गार्ड को इतना जोरदार मुक्का मारा कि दरवाजा ही टूट गया। शिजुरू ऊपर देखती है कि मकोटो उसे बचाने आया है या नहीं। सिर्फ 1 घंटा पहले फुनाकी मकोटो के घर पर ryuta के लिए इंट्रोडक्शन लेटर देने आया था, लेकिन फोन नहीं लगा। वह एड्रेस दोबारा चेक करता है कि सही जगह पर है। उसी वक्त उसने सुना कोई हाशिमोटो को बता रहा था कि मकोटो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर लौटा है। बातचीत से पता चला कि घर के अंदर 6 गुंडे मकोटो का इंतजार कर रहे हैं। उसने ये भी देखा कि बेहोश शिजुरू को जबरदस्ती गाड़ी में डाला जा रहा है। फुनाकी छुपकर एक कोने से सब देख रहा था। जैसे ही शिजुरू वाली गाड़ी निकलती है, वह अपनी बाइक पर सवार होकर उसका पीछा करता है और मकोटो को एड्रेस भेजने का प्लान कर रहा होता है। एक प्राइवेट मैंशन पर पहुंचकर फुनाकी की आखिरकार मकोटो से बात हो जाती है। वह उसे बताता है कि शिजुरू को पकड़ लिया गया है और मैंशन का पता भी देता है। मकोटो हैरान हो जाता है और पूछता है कि फुनाकी को ये सब कैसे पता चला। कॉल से पहले वह एक गुंडे से पूछताछ कर रहा था। उसे इतना मारता कि मौत के किनारे तक ले जाता, फिर हीलिंग टैलिस्मैन से ठीक करता ताकि और टॉर्चर कर सके। टाइम वेस्ट न करते हुए मकोटो फुनाकी से कहता है कि शिजुरू को बचाने में मदद करो। रिक्वेस्ट करने के बाद वह कसम खाता है कि हाशिमोटो को खुद सबका सिखाएगा। ये रिक्वेस्ट ही थी जिसने फुनाकी को पहले फायर अलार्म बजवाने पर मजबूर किया ताकि हाशिमोटो रूम से बाहर निकले। वह इंतजार करता है हाशिमोटो के जाने का, फिर गार्ड्स के पास जाता है जो अपने घटिया बॉस की बुराई कर रहे थे। फुनाकी एक्वामैन की तरह उनकी तरफ चलता है, उनके सवालों को बिल्कुल इग्नोर करता हुआ। तभी उसने उन पर अटैक किया था। अटैक की ताकत से दरवाजा तोड़ दिया। शिजुरू, जो बेहोश सी लग रही थी, मकोटो का नाम लेती है, सोचकर कि वह उसे बचाने आया है, लेकिन ये तो सिर्फ फुनाकी था जो मकोटो की रिक्वेस्ट पर उसे बचाने आया था। फुनाकी उसे जैसे मुर्दा बाहर उठाता है और हाशिमोटो के वापस आने से पहले तेजी से वहां से निकल जाता है। वह पीछे के गार्डन में जाने वाले दरवाजे तक पहुंचता है जहां कार खड़ी है और आगे बढ़ता है, उम्मीद के साथ कि कोई पकड़ने से पहले निकल जाएंगे। जैसे ही वह हैंडल पकड़ता है, एक गोली उसकी जांघ फाड़ देती है। झटका लगने से वह शिजुरू को गोद में लिए जमीन पर गिर पड़ता है। दर्द में भी फुनाकी अपने हाथ से उसका सिर बचाता है जमीन पर लगने से। कुछ पल बाद हाशिमोटो अंदर आता है, अपने परफेक्ट शॉट का शान मारता हुआ। उसके बंदे भी हाँ में हाँ मिलाते हुए ताली बजाते हैं जैसे कठपुतलियां। फुनाकी का दिल जोर से धड़कता है, सोचता है कि ये लोग इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। अपना डर छुपाते हुए वह हाशिमोटो को पुराने दोस्त की तरह हेलो कहता है। हाशिमोटो हालात का मजा ले रहा है, जोर से हंसता है जब वह गद्दार को निपटने का सोचता है। बिना लड़े हार न मानने वाला फुनाकी खुद को संभालता है और सीधा चैलेंज कर देता है। इधर मैंशन के बाहर मकोटो हिसाब चुकता करने आता है उस पागल के साथ। गार्ड्स दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं, हैरान कि कौन इतनी हिम्मत कर रहा है इतने सीधे आने की। मकोटो पूरे गुस्से में उनकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं करता। वह आराम से दरवाजे को मुक्का मारकर तोड़ देता है जैसे सस्ता खिलौना हो कोई। गार्ड्स को हैरान हुआ छोड़कर वे सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, सोचते हैं कि नंबर से काम बन जाएगा। बदकिस्मती से उनके लिए मकोटो उन सबको आसानी से चीरता हुआ गुजर जाता है, उन्हें कचरे की तरह साइड में फेंकता हुआ। कुछ ही सेकंड्स में सहन बिल्कुल शांत हो जाता है। गिरे हुए गार्ड्स के बीच खड़ा मकोटो जोर से अपने आने के बारे में बताता है, पूरा मेन हीरो बनकर। मैंशन के अंदर फुनाकी का हाल इतना ठीक नहीं। काफी बंदे तो उसने गिरा दिए, लेकिन लगता है अब उसकी लिमिट आ गई है। अभी के अभी वह दिल ही दिल में सोच रहा है कि मकोटो की रिक्वेस्ट ठुकरा देता संकर से बचाने की। हाशिमोटो अभी भी खुद को दुनिया का बादशाह समझ रहा है। दावा करता है कि फुनाकी को सुशी बनाकर मकोटो को भेज देगा। अचानक उसका मूड खराब हो जाता है बड़े दरवाजे पर जोरदार मुक्का पड़ने से। मकोटो अंदर आता है, बोलता है कि हाशिमोटो को सबका सिखाने के लिए आया है। फुनाकी अब खुशी से 7वें आसमान पर है। मकोटो उसे हीलिंग टैलिस्मैन देता है ताकि वह फिर से ताकत पा सके। हाशिमोटो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि मकोटो को तुरंत खत्म कर दो। मकोटो पीछे रुककर उनका मुकाबला करता है। फुनाकी शिजुरू को गोद में उठाता है और मिशन पूरा करने निकल जाता है। क्लाउड शैडो स्टेप यूज करके मकोटो बरसते गोलियों के बीच आसानी से निकल जाता है, एक एक करके बंदे निपटाता हुआ। इधर हाशिमोटो डर के मारे देख रहा है
सोच रहा है ये फ्लैश की तरह कब आया। समझ में आ जाता है कि शायद उसने मकोटो को कम आंका था। वह चुपके से वहां से खिसकने की कोशिश करता है, जैसे बिल्कुल बेकार डरपोक। आखिरकार हंगामे से बच निकलता है। हाशिमोटो डर के मारे चूहे की तरह भागता है। सोचता है कि लोग मकोटो जैसे ड्रैगन को कमजोर कचरा क्यों कहते थे। जल्दी से एक दरवाजे तक पहुंचता है और पासवर्ड डालने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे हाथ कांप रहे हैं। अचानक कुछ बंदे की लाशें रूम में उड़कर आती हैं, मकोटो के आने का इशारा करते हुए। पहली बार इतनी बड़ी मारपीट देखने के बाद हाशिमोटो सच में डरा हुआ लग रहा है। हकलाते हुए मकोटो से कहता है, आराम से, काम डाउन। अपने उस्ताद का नाम लेकर धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई असर नहीं। हाशिमोटो अपने बंदों से अलग पूरा डरपोक है। बस मकोटो को देखकर ही लॉर्ड आइमा का नाम उगल देता है कि वह उसकी बॉस है। मकोटो को ये लॉर्ड आइमा कौन है कुछ पता नहीं, इसलिए वह गुस्से से देखता है, बोलने को कहता है। हाशिमोटो बताता है कि लॉर्ड आइमा आइमा फैमिली का वारिस है। कह रहा है कि ये आइमा मकोटो को टारगेट कर रहा है एक अफवाह की वजह से कि मकोटो ने सेत्सु के साथ खेला है, और बताता है कि लॉर्ड आइमा अमातानी फैमिली की लड़की से राजनीतिक शादी करना चाहता है, इसलिए मकोटो को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में परेशानी ना हो। अपनी मेमोरी चेक करता है। मकोटो को असल मालिक की कोई याद नहीं कि वह अपनी फियांसे से चुपके मिला था। लगता है कोई उसे जानबूझकर फंसा रहा है। सब बताकर हाशिमोटो मकोटो को धमकाता है कि उसे छोड़ दे, वरना लॉर्ड आइमा जैसे ताकतवर आदमी से पंगा लेने का अंजाम भुगतेगा। ये सुनकर मकोटो सोचता है कि ये लॉर्ड आइमा भी शायद कल्टीवेटर ही होगा। इधर हाशिमोटो टूटे आशिक की तरह बकबक करता है, प्रॉमिस करता है कि छोड़ दे तो मदद करेगा। बदकिस्मती से मकोटो अपने वादे से कभी नहीं मुड़ता, इसलिए तुरंत उसके मुंह पर इतना जोरदार मुक्का मारता है कि उसकी ताकत से बंद दरवाजा ही टूट जाता है। रूम के अंदर उसे पागल के बंधी हुई कुछ लड़कियां मिलती हैं। मकोटो तुरंत उनकी जंजीरें तोड़ देता है और अपना चाकू जमीन पर गिरा देता है। जाने से पहले वह लड़कियों को कहता है कि हाशिमोटो के साथ जो मर्जी करना है कर लो। जैसे ही लड़कियां उसे घेर लेती हैं, हाशिमोटो पैसे देने की ऑफर करता है अगर वे उसे छोड़ दें, लेकिन इन लड़कियों को पैसों की कोई जरूरत नहीं। वे उसके घटिया कामों की वजह से नरक से गुजर चुकी है। खुशी और दर्द मिले आंसुओं के साथ वे उसे उसी नरक में भेजकर मजे लेती हैं जो उसने बनाया था। इतने में मकोटो बाहर फुनाकी के पास जाता है। वह शिजुरू पर हीलिंग टैलिस्मैन लगाता है, फिर फुनाकी को कहता है कि पुलिस आने से पहले निकल जाओ। उसने मैंशन आने से पहले ही पुलिस को कॉल किया था। वह प्लान बनाता है कि शिजुरू को पुलिस के हवाले कर सेफ करके घर वापस जाएगा। फुनाकी उससे पूछता है कि आगे क्या प्लान है, और मकोटो बताता है कि आइमा और बाकी सबको चेक करेगा जो उसे टारगेट कर रहे हैं। वह बीच में रुक जाता है, सोचता है कि अगर और खोजेगा तो शायद ज्यादा लोग मिल जाएं इस पूरी घटना में। हाशिमोटो के पूरे ड्रामा के बाद मकोटो वापस अपने बोरिंग दिनों में आ जाता है, लेकिन मास्टरमाइंड का सोचकर अभी भी परेशान है। कुछ पुशअप्स करते हुए वह ठान लेता है कि अपराधी को जल्दी ढूंढकर कुचल देगा। जल्दी ही दरवाजे पर नॉक से उसकी ट्रेनिंग रुक जाती है, और मकोटो दरवाजा खोलता है तो शिजुरू का मैसेंजर मिलता है। वह मकोटो को आमंत्रण देती है, साथ में मैसेज कि वह जैसे ही रेडी हो वह निकल जाएगी। मकोटो आमंत्रण कार्ड को हैरानी से देखता है, सोचता है इस मैसेज का मतलब क्या है। आदमी के जाने के बाद वह शिजुरू को कॉल करता है पूछने के लिए कि क्यों भेजा। वह बताती है कि आमंत्रण होशिसु फैमिली की तरफ से है। मकोटो अब कंफ्यूज्ड हो जाता है, पूछता है कि उनकी पार्टी में जाने की क्या जरूरत। शिजुरू बताती है कि होशिसु फैमिली शहर के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल ग्रुप को कंट्रोल करती है, इसलिए ब्यूटी पिल्स बेचने के लिए उनके करीब आना पड़ेगा। वह ये भी बताती है कि उसकी एक्स फियांसे सेत्सु भी पार्टी में आएगी। ये नई बात मकोटो की इंटरेस्ट को बहुत बढ़ा देती है। पार्टी के दिन मकोटो काफी स्मार्ट लगते हुए पहुंचता है। शिजुरू चुपके से उसका प्रवेश कराना दिखती है। एसी ग्रुप के जनरल मैनेजर और तारो केंगो ग्रुप के बोर्ड चेयरमैन। बताती है कि ये शहर के बिजनेस के बड़े आदमी हैं। बिजनेस की एबीसी भी न जानने वाला मकोटो सोचता है कि क्या ये लोग भी होशिसु फैमिली से करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। शिजुरू को उसकी बात फनी लगती है, सोचती है कि ताकतवर फैमिली से होने के बावजूद इसे शहर के मशहूर ताकतवर आदमियों का भी नहीं पता। वह बताती है कि यहाँ ज्यादातर लोग अमतानी फैमिली के किसी रिलेटिव से भी रिश्ता बनाने को बेकरार हैं। शिजुरू के मुताबिक सब अमतानी फैमिली की यंग लेडी के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी होशिसु फैमिली की हेड नाना आती है, साथ में वह इंतजार की जा रही सेत्सु। मकोटो उस मशहूर एक्स फियांसे के आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस कर सकता है। वह चुपके से उसे देख रहा है, सोच रहा है कि क्या ये भी कल्टीवेटर है। दिमाग में बहुत सारे ख्याल दौड़ने लगते हैं। सोचता है कि इस दुनिया में कोई खास कल्टीवेशन मेथड है जो अभी तक नहीं मिला। वो देखता है कि सेत्सु की स्पिरिचुअल एनर्जी खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रही है। वह छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही, क्योंकि शायद वह आइमा को जानती हो। वह प्लान बनाता है कि बाद में उससे पूछेगा। फिर वह चुपचाप शिजुरू के पास खड़ा हो जाता है जब वह खुशी से नाना को हेलो कहती है। होशिसु फैमिली की हेड नाना उसकी मम्मी की सेहत के बारे में पूछती है। खुशी जाहिर करती है कि योको की तबीयत अब ठीक हो रही है। शिजुरू थैंक्स कहती है, बताती है कि मम्मी धीरे धीरे पुरानी वाली हो रही है। फिर वह नाना को जुयन पिल गिफ्ट करती है योको की तरफ से। शिजुरू समझाती है कि यह कंपनी का नया जवान करने वाला प्रोडक्ट है। नाना
जिसे पिल के बारे में पता था, एक्साइटेड होकर नाम चिल्लाती है। पास खड़े गेस्ट्स हैरानी से बातें करने लगते हैं, पिल की बहुत ज्यादा कीमत पर डिस्कस करते हुए। सेत्सु तुरंत बॉक्स की तरफ क्यूरियस नजरें डालती है। नाना पिल को देखती है, हाई लेवल स्पिरिट पिल कहकर तारीफ करती है। पिल बनाने वाले की वाह वाह करती है और देखकर नोट करती है कि इसमें कोई सील्स नहीं, इसलिए शिजुरू से पूछती है कि बनाने वाला कौन है। शिजुरू तुरंत मकोटो को इंट्रोड्यूस करती है पिल रिफाइनर और अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में। मकोटो का परिचय देने पर नाना और सेत्सु दोनों हैरान हो जाती हैं। नाना खुशी से बताती है कि वह उसे बचपन में गोद में उठाती थी, उसके स्किल्स की तारीफ करती है और यामोरी क्लैन को गाली देती है कि इतना टैलेंटेड लड़के को छोड़ दिया। सेत्सु तुरंत अपनी आंट को रोकती है बात करने से, सख्त लहजे में समझाती है कि ऐसी स्किल शरीफ फैमिली के लिए बेकार है, सिर्फ कल्टीवेशन लेवल के काम की है। सेत्सु और आगे बढ़ती है, कहती है कि अगर मकोटो में कोई अच्छी कल्टीवेशन होती तो अमातानी फैमिली में जगह मिल जाती। ये सब सुनकर मकोटो को फाइनली समझ आता है कि इस दुनिया के शरीफ फैमिलीज ने कल्टीवेशन का पता कर लिया है, फिर भी लुई कॉन्टिनेंट के मुकाबले ये कचरा है। सेत्सु के बकबक खत्म होने के बाद मकोटो को बेकार कहकर छेड़ते हुए नाना अभी भी कन्विंस नहीं। वह मानती है कि मकोटो ने जुयन पिल्स बनाकर यादगार काम किया है, फिर उससे पूछती है कि पिल रिफाइनमेंट किस मास्टर ने सिखाया। मकोटो एक पल सोचता है और उसका दिमाग पिछली जिंदगी के किसी इंसान पर चला जाता है। कोई और ऑप्शन न होने से वह जवाब देता है कि कोई मास्टर नहीं। मकोटो बताता है कि पिल रिफाइनमेंट सिर्फ हॉबी के तौर पर शुरू किया, जब वह कुछ इंपॉर्टेंट पूछने वाला होता है। कोई जुबान लड़ाने वाला मोर की तरह घूमता हुआ अंदर आता है, नाना को हैप्पी बर्थडे विश करता है। सब मेहमान उसे अजीब नजरों से देखते हैं। कोई बताता है कि ये बंदा जो अम्मा है, अम्मा फैमिली का वारिस। मकोटो को डर सा लगता है जब वह अपने मशहूर दुश्मन से सामने आता है। खुद को बड़ा राइचस समझते हुए लॉर्ड आइमा नाना से हेलो करता है। उसकी नजर जल्दी शिजुरू पर पड़ती है और नाना उसे शिजुरू से मिलाती है। साइड से देखकर मकोटो लॉर्ड आइमा की लालची आंखें नोटिस करता है, बिल्कुल शिजुरू को घूर रहा है। लॉर्ड आइमा शिजुरू से मिलता है और एक जेंटलमैन बनकर हाथ आगे बढ़ाता है हैंडशेक के लिए। पूरे सीन से परेशान मकोटो जल्दी उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि ताकतवर फैमिली के मशहूर वारिस के बारे में बहुत सुना है। लॉर्ड आइमा पूछता है कि ये कौन है। अपने नाटक से हैरान होकर मकोटो सोचता है कि लॉर्ड आइमा कितनी देर तक यह नाटक कर सकता है कि वह उसे नहीं जानता। उसकी जांच के मुताबिक आइमा एक कल्टीवेटर है और मकोटो उस थ्योरी को टेस्ट करना चाहता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करके, उस पर कल्टीवेशन के किसी निशान को ढूंढने के लिए। बेसिकली कल्टीवेटर्स इस एनर्जी को दबा सकते हैं ताकि अपनी ताकत छुपा सकें। सिर्फ एक मौका है जब वह स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर नहीं कर पाते तो वेव्स कभी नहीं निकलती। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके मकोटो प्लान बनाता है उसे आइमा के दायरे में डालने का, ताकि कंफर्म कर सके कि वह सच में कल्टीवेटर है या नहीं। कुछ पल ट्राई करने के बाद रिजल्ट खाली आता है, मतलब आइमा में स्पिरिचुअल एनर्जी का कोई निशान नहीं है। ये बात मकोटो को हैरान कर देती है। वह सोचने लगता है कि शायद आइमा कल्टीवेटर है ही नहीं। जल्दी ही वह खुद को भूल जाता है और आइमा का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वह दर्द से हाथ झटक कर पीछे कर लेता है। आइमा फिर जल्दी से मकोटो को हेलो करता है, फिर उसे खट्टे दूध की तरह इग्नोर करके सेत्सु की तरफ मुड़ता है। मकोटो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि इस बंदे पे एनर्जी क्यों नहीं फील हुई। उसके साथ छोटे से मुलाकात पर भी कोई इशारा नहीं मिला। उसके बाद सब लोग डिनर एंजॉय करने के लिए बैठ जाते हैं। जल्दी ही बटलर अनाउंस करता है कि खाना खत्म होने के बाद सब हॉल में गैदर हो जाए डांस पार्टी के लिए। कुछ पल बाद डांस पार्टी शुरू हो जाती है, लेकिन मकोटो किसी पर भी घूर नहीं कर पा रहा। वह हाशिमोटो के बारे में सोच रहा है और यह कि क्या उसने आइमा के कल्टीवेटर होने के बारे में झूठ बोला। इधर शिजुरू हॉल में मकोटो को ढूंढ रही है और न जाने कितने डांस के आमंत्रण ठुकराने के बाद कोई उस आदमी को धीरे से बोलता है जिसे उसने आखिरी बार मना किया कि खास शुगा फैमिली की बेटी कभी किसी आम बंदे के साथ डांस नहीं करेगी। वह यह भी बताता है कि शिजुरू हाई मगरूर है और ताकतवर फैमिलीज को भी उसका ध्यान हासिल करना मुश्किल पड़ता है। जब वह बंदा अभी भी इसके बारे में बकबक कर रहा है, उसका दोस्त शिजुरू की तरफ इशारा करता है। असल में वह मकोटो को अपना ध्यान देने के लिए भीख मांग रही है। शिजुरू का मकोटो को डांस के लिए आमंत्रण करना सबको हैरान कर देता है, सेत्सु को भी। बहुत दूर कहीं आइमा अपनी कार की तरफ जा रहा है और कार में बैठने से पहले गार्ड्स को वार्न करता है कि कोई उसकी गाड़ी के पास नहीं आए। कार के अंदर से गार्ड्स को अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं। गार्ड्स आपस में बात करने लगते हैं, सोचते हैं कि वह हमेशा कार में अकेला क्यों रहता है अपने एक बॉडीगार्ड के साथ। एक और बंदा बोलता है कि आइमा के सारे बॉडीगार्ड्स आखिर में अजीब व्यवहार करने लगते हैं और अपने फैमिली को भी पहचान न पाए। उनकी बात से पता चलता है कि लॉर्ड आइमा हर कुछ दिनों में बॉडीगार्ड्स चेंज करता है जैसे टिश्यू पेपर, और हर पुराना बॉडीगार्ड बिल्कुल अलग इंसान की तरह व्यवहार करता है। अफवाहों के मुताबिक एक तो पूरा गायब भी हो गया। इधर कार के अंदर बॉडीगार्ड आइमा को थप्पड़ मारता है, गालियां देता है कि सेत्सु के सामने दूसरी औरत का हाथ क्यों पकड़ने की कोशिश की। आइमा डर भरे एक्सप्रेशंस के साथ जल्दी जल्दी माफी मांगता है गलती करने के लिए। अचानक बॉडीगार्ड की उंगली में पहनी रिंग से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। उसका चेहरा अजीब तरह से बदल जाता है, असली लॉर्ड आइमा में बदल जाता है।
वह बताता है कि उसने इस फेक डबल को सिर्फ थोड़ी सी उपयोगिता की वजह से रखा था। फिर धमकी देता है कि अगर आज जैसी गलती दोबारा की तो इस बंदे का अंजाम कर देगा। कुछ पल बाद लॉर्ड एमा गाड़ी से बाहर निकल आता है और दो गार्ड्स को बोलता है कि वे उसके साथ हॉल में चलें। एक गार्ड कार की तरफ शक भरी नजरों से देखता है, सोचता है कि अंदर जो दूसरा बंदा था उसके साथ क्या हुआ होगा। वह नोटिस करता है कि बाकी बातों की तरह एक बॉडीगार्ड हमेशा गायब हो जाता है। इधर कार के अंदर फेक एमा को बांधकर मुंह बंद कर दिया गया है। वह आजादी पाने की कोशिश करता है लेकिन रस्सियां बहुत मजबूत बांधी गई हैं। जल्दी ही फेक बंदा रो पड़ता है, देखकर कि वह अपनी किस्मत से बच नहीं सकता। उसके बाद असली एमा हॉल में घुस आता है जैसे कुछ मिनट्स पहले कार में कोई एलियन वाला कांड नहीं किया हो। खुशी से सेत्सु को आवाज देता है, लेकिन वह अपने पुराने बॉयफ्रेंड और उसकी नई गर्लफ्रेंड को साथ डांस करते देखकर जल रही होती है। सच में पूरा हॉल मकुतो और शिजुरू पर ही फोकस किया हुआ है। आइमा उसकी नजर का पीछा करता है देखने के लिए कि क्या चीज उसका ध्यान खींच रही है। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है जब लोग मकुतो की पहचान के बारे में गेस करते हैं। सब सोचते हैं कि किस तरह किसी ने इस मशहूर क्वीन शिजुरू को जीत लिया। शिजुरू और मकोतो अपनी ही दुनिया में खोए हुए लग रहे हैं। म्यूजिक अपने हाई पर पहुंचता है, दोनों को पूरी तरह से खुशी के बुलंदियों पर पहुंचा देता है। इस रोमांटिक लम्हे को देखकर शिजुरू मकोतो की तारीफ करती है कि वह कितना जबरदस्त डांसर है, जिससे वह बिल्कुल बेखौफ हो जाता है। वह और तारीफ करती है कि उसने पार्टी के मूड को कितनी अच्छी तरह मैच किया। शिजुरू समझाती है कि यही एक तरीका है होशिसू फैमिली का ध्यान हासिल करने का, उनके जवान करने वाली पिल्स के प्लान के लिए। मकोतो खुश है कि उसके डांस स्किल्स से सबका ध्यान जा रहा है क्योंकि असली मालिक ने घर से निकाले जाने से पहले डांसिंग सीख ली थी। उस स्किल को कल्टीवेशन से आए संतुलन के साथ मिलाकर मकोटो डांस फ्लोर पर पूरा हैवान बन जाता है। नाना, जो अभी देखा उससे प्रभावित है, सेत्सु से पूछती है कि क्या उसे पता था मकोटो डांस कर सकता है। हमेशा हारनी सेत्सु उसका मजाक उड़ाती है कि डांसर होने के बावजूद वह बेकार ही है। नाना उसे छेड़ती है, कहती है कि उसने पकड़ा कि तू उन दोनों को कितने गौर से देख रही थी डांस के दौरान। एमा भी बात में शामिल हो जाता है, जिससे नाना पूछती है कि क्या सच में उसे मकुतो नहीं जानता। आइमा उसे यकीन दिलाता है कि आज ही पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन नाना को यह बात काफी शक्की लगती है। वह सोचती है कि ताकतवर फैमिली का वारिस इतनी मशहूरी के बारे में कैसे नहीं जानता। आइमा उसे बहकाने के लिए कोई छोटा सा बहाना बनाता है, जिसे नाना बिल्कुल इग्नोर कर देती है। वह मकुतो के पिल रिफाइनमेंट के टैलेंट पर सोच में पड़ जाती है। उसके टोन से उसे लगता है कि वह मकुतो को अगले लेवल पर ले जाना चाहती है। आइमा को इससे खतरा महसूस होता है और वह उसे बुरी नजरों से घूरता है। आइमा दिल ही दिल में नाना को गालियां देता है। वह उसे सिर्फ सेत्सु की वजह से खुला छोड़ रखा है। फिर वह मकुतो पर नजरें गड़ा देता है, उसे भी चुपके से गालियां देता है। इतने में पहले वाले दो गॉसिप करने वाले बंदे मकुतो की पहचान पता कर लेते हैं। ये इग्नोर करके कि सेत्सु सब कुछ सुन सकती है, वह सेत्सु, आइमा और मकुतो के बीच लव ट्रायंगल की बात करते हैं। सिल्वर बालों वाला मकुतो का मजाक उड़ाता है कि उसने मशहूर होने का सबसे आसान रास्ता छोड़ दिया। ब्लॉन्ड वाला बोलता है कि यमोरी के इस कचरे के लिए पहचान बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वह सेत्सु के पीछे भोला आदमी बने। वह यह भी अंदाजा लगाते हैं कि मकुतो पार्टी में सेत्सु के करीब आने के लिए ही आया होगा। सेत्सु सबकी बकवास से तंग आकर टेबल से उठ जाती है। नाना कहती है कि थोड़ी देर और रह, लेकिन सेत्सु कहती है कि उसे आराम चाहिए। चुपके से जाने के बजाय वह अचानक रुककर मकुतो का सामना करती है। मकुतो, जो अपने काम से काम रख रहा था, पूरे सीन से कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह गुस्से में उस पर चिल्लाती है जैसे कोई गुस्सा करने वाली आंटी। धमकी देती है कि अपने गंदे ख्यालों को छोड़ दे, जिसमें वह उसके वजह से यमोरी फैमिली को वापस खड़ा करना चाहता है। मकुतो और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और उसे ऐसे घूरता है जैसे वह पागल खाने से भागी हो। वह जाने के लिए मुड़ती है, कहती है कि पिल रिफाइनमेंट से जो पैसे आए उनसे अपनी जिंदगी पर फोकस करे और औरत को इस्तेमाल करके ऊंची जगह चढ़ने की कोशिश न करे। मकुतो आराम से उससे पूछता है कि इन दोनों में से असल में किसे ये एडवाइस की जरूरत है। सेत्सु और ज्यादा हैरान हो जाती है जब वह उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पर बात करता है। उसने पहले ही नोटिस किया था कि कंट्रोल खराब होने की वजह से वह लीक हो रही थी। मकुतो के मुताबिक उसने शायद जबरदस्ती स्पिरिचुअल एनर्जी चोरी की होगी कल्टीवेशन जल्दी बढ़ाने के लिए। वह वार्न करता है कि ऐसे बेकाबू तरीके से लंबी दौड़ में सिर्फ शरीर को नुकसान होता है। उसे गौर से देखकर मकुतो साफ बोल देता है कि उसका शरीर पहले ही अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। फिर भी उसे नीचे देखकर सेत्सु सोचती है कि एक आम बंदे जैसे वह उसकी हालत का सही अनुमान कैसे लगा सकता है। मकुतो फिर बताता है कि वह उसकी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है, लेकिन सेत्सु उस पर यकीन नहीं करती। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर वह यकीन न करे तो नुकसान उसी का होगा। जब वह वार्न करता है कि उसका टाइम खत्म होने वाला है तो सेत्सु डर के मारे सिमट जाती है। वह पास आता है और उसके साथ डील करने की ऑफर देता है, अगर वह आइमा को उसके लिए कुछ दे सके। इधर आइमा गुस्से से खौलते हुए दूर से उन दोनों को देख रहा होता है। पार्टी खत्म होने के बाद शिजुरू और मकुतो नाना से टकरा जाते हैं, जो जुयोन पिल में इंटरेस्ट दिखाती है और उन्हें अकेले में बात के लिए इनवाइट करती है। वे तीनों गार्डन में साथ चलते हैं और मकुतो उससे उसकी असली वजह पूछता है। नाना हंसकर कहती है कि उसे आंटी बुलाओ।
मकुतो मना कर देता है क्योंकि वह अब यामोरी फैमिली का हिस्सा नहीं है। यह सुनकर वह कहती है कि वह और सेत्सु एक जैसे हैं। नाना बताती है कि सेत्सु ने भी अपने माँ बाप खो दिए थे और वह अमाटानी फैमिली की कठपुतली बन गई। उसका अंकल ही कठपुतली बनाने वाला है, शादी तक का फैसला वही करता है। खुशकिस्मती से उसे एक बड़ी मार्शल आर्ट्स फैमिली ने पहचान लिया। उनके सपोर्ट से सेत्सु को बड़ा कल्टीवेटर बनने का मौका मिला। नाना और कहती है कि जब तक सेत्सु कॉमनर के दर्जे से ऊपर नहीं उठती, वह फैमिली की कठपुतली ही रहेगी। ये सारी कल्टीवेटर वाली बकवास शिजुरू के लिए बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। दूसरी तरफ मकुतो समझ जाता है कि कॉमनर के दर्जे से ऊपर उठने का मतलब थर्ड स्टेज ऑफ कल्टीवेशन में जाना है। कल्टीवेटर की दुनिया में सेकंड और थर्ड स्टेज के बीच बहुत बड़ा गैप होता है, मतलब थर्ड स्टेज में जाना बहुत मुश्किल है। मकुतो सोचता है कि इसलिए ही सेत्सु ने कल्टीवेशन जल्दी बढ़ाने के लिए इतने खतरनाक तरीके अपनाए होंगे। वह हैरान होता है कि नाना उसे यह सब बताई क्यों रही है। नाना उदास होकर बताती है कि वह सेत्सु की हालत ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही। वह और बताती है कि मकुतो की जुयन पिल्स देखकर उसे नई उम्मीद जगी। शिजुरू को यकीन नहीं होता कि खास मेडिसिन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट असली डॉक्टर से ज्यादा मकुतो पर भरोसा कर रही है। मकुतो चुपके से नाना की बातों और बड़े कल्टीवेशन वाले हंगामे पर सोच में पड़ जाता है। वह यह भी नोटिस करता है कि लुई कॉन्टिनेंट के मुकाबले यहाँ की कल्टीवेशन टेक्निक्स बहुत सड़ी हुई है। उसे वाकायत में लाते हुए नाना कहती है कि वह जुयोन पिल में भी इंटरेस्टेड है। शिजुरू बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि होशिसु फैमिली के सपोर्ट से उनका प्रॉफिट स्काई हाई हो जाएगा। नाना उसके साथ मजाक करती है, कहती है कि उसे तो सिर्फ पैसे पसंद है। थोड़ी देर मजाक करने के बाद वह दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि सेत्सु की मदद करें। वह माकुतो को बताती है कि एंगेजमेंट टूटने के बाद सेत्सु ने बगावत करने की कोशिश की थी। माकुतो यह खबर सुनकर दंग रह जाता है। तभी आइमा पहुंच जाता है नाना को सलाम करने और जाने से पहले। वह मकुतो की तरफ हाथ बढ़ाता है हैंडशेक के लिए, उम्मीद करता है कि कभी फिर मिलेंगे। मकुतो उसका हाथ पकड़कर वापस हैंडशेक करता है। हाथ मिलते ही उसे आइमा से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती महसूस होती है। मकुतो को यह अजीब लगता है क्योंकि पहली मुलाकात में उसे कुछ भी फील नहीं हुआ था। हैंडशेक के बाद आइमा अपनी कार की तरफ जाता है और एक गार्ड उसे बताता है कि सेत्सु ने उसके लिए एक गिफ्ट छोड़ा है। आइमा यह सुनकर खुश हो जाता है, जल्दी से बॉक्स खोलता है और अंदर ओरिगामी बटरफ्लाई देखता है, जिससे वह कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसका मतलब समझ न पाने पर वह उसे फेक आइमा की तरफ फेंक देता है और वार्न करता है कि बिना इजाजत के न खोले। मकुतो से मुलाकात को याद करके आइमा अभी भी उसे वही कमजोर कचरा समझता है। फिर वह स्पिरिट लिक्विड रिंग को दोबारा घुमाता है और नाना और मकुतो पर जंग का ऐलान करता है। रिंग से एनर्जी चमकने लगती है, जो उसे मकुतो की बिल्कुल सेम शक्ल दे देता है। वह बुरी तरह मुस्कुराता है और कहता है कि सेत्सु का इस्तेमाल करके मकुतो और नाना को तबाह कर देगा। फेक आइमा डर के मारे कांप जाता है और उनमें से किसी को यह भी नहीं पता कि ओरिगामी चमक रही है। एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर मकुतो अपने हाथ में चमकती हुई ओरिगामी बटरफ्लाई की कॉपी दिखाता है। वह खुशी से मुस्कुराता है और वादा करता है कि जल्दी ही आइमा से फिर मिलेगा। पता चलता है कि वह बटरफ्लाई ओरिगामी असल में ट्रैकिंग टैलिस्मैन है और अभी मकुतो उसे आइमा की लोकेशन ट्रैक करने के लिए यूज कर रहा है। टैलिस्मैन एक बिल्डिंग के बाहर रुक जाता है, मतलब टारगेट मिल गया, जो कंफर्म करता है कि यह बिल्डिंग आइमा फैमिली की ही है। वह तुरंत नीचे कूद जाता है अपने प्लान्स को अंजाम देने के लिए। कहीं और हर्बल गार्डन में नाना चुपके से कई स्पिरिचुअल प्लांट्स को देख रही होती है। वह 2 प्लांट्स पर फोकस करती है जो काफी हद तक फसल के लिए तैयार हैं। उन्हें 3 महीने बाद कल्टीवेटर्स टूर्नामेंट में बेचने का प्लान है। अचानक उसे पास में अजीब सी चीज महसूस होती है। एक मंक उसके पीछे आता है और बताता है कि नाना पहले 100 हर्ब सेक्ट की जीनियस थी। बदकिस्मती से पुराने जख्मों से उसकी कल्टीवेशन तबाह हो गई थी। वह उसकी तारीफ करता है कि इतने में भी स्पिरिचुअल एनर्जी फील कर लेती है। उसके शब्दों से नाना समझ जाती है कि यह कल्टीवेटर है। उसने रूम में 1 से ज्यादा प्रेजेंस फील की है, मतलब अगर 1 से ज्यादा ओपोनेंट्स हुए तो भागना मुश्किल होगा। उसकी इंटेंशन फील करके दूसरा मंक पूछता है कि भागने का क्यों सोच रही है। वह यकीन दिलाता है कि अगर रेजिस्ट किया तो बिना नुकसान के जाने नहीं देंगे। उनसे धीरे धीरे बात करके उनका मकसद जानने की कोशिश में नाना आगे एक बड़े पेड़ की तरफ बढ़ती है। एक मंक कहता है कि बिना रेजिस्ट किए उनके साथ चलो। दूसरा ऐड करता है कि सीधा हाथ पैर तोड़ देना ज्यादा आसान होगा। जब नाना पेड़ तक पहुंचती है, वह पेड़ की जड़ों में उगने वाली एक पर्पल हर्ब को एक्टिवेट करती है, जिसे ओवरलॉर्ड फ्लावर कहते हैं। जल्दी ही पौधे से जहरीली गैस निकलती है और पूरे इलाके में फैल जाती है। भिक्षु लोग सांस लेने में मुश्किल महसूस करते हैं, लेकिन नाना ने पहले से ही अपने मुंह में ग्रीन हार्ट ग्रास डाल रखी है, जो जहर को खत्म करती है। यह जहर इतना ताकतवर है कि एक हाथी को भी बेहोश कर सकता है, इसलिए वह प्लान बनाती है कि दोनों गंजे लोग बिजी होने के दौरान वह वहां से भाग जाएगी। जैसे ही वह जाने वाली होती है, एक भयानक साया अंदर आता है। नाना शैडो आर्ट्स महसूस करती है और तुरंत समझ जाती है कि यह व्यक्ति हिडन शैडो सेक्ट का है। साया हाथ बढ़ाता है और उसे रोक देता है। जब वह व्यक्ति पास आता है तो कंफर्म हो जाता है कि यह वही सेक्ट है जिसने 100 हर्ब सेक्ट को बर्बाद किया था। नाना तड़पती है और पूछती है कि वह कौन है। वह कहती है कि यह दिन अभी नहीं आना चाहिए था और शैडो सेक्ट को अभी खुद को प्रकट करने की कोई वजह नहीं है। फिर वह मुड़ती है और सहम जाती है क्योंकि उसके सामने मकुतो खड़ा है।
लेकिन यह सिर्फ आइमा है जो मकूतो का रूप बदल कर आई है। और वहाँ आइमा फैमिली बिल्डिंग में वापस मकूतो अंधेरे में छुपकर गार्ड्स के शिफ्ट चेंज होने का इंतजार करता है। वह लोग खाने के बारे में बहस करते हैं और मजाक करते हैं कि अंदर आइमा शायद कोई महंगा खाना एंजॉय कर रहा होगा। जैसे ही वह जाते हैं, मकूतो क्लाउड शैडो स्टेप यूज करके दिखता है। वह ट्रैकिंग टैलिस्मैन एक्टिवेट करता है ताकि कंफर्म कर सके कि वह आइमा के कमरे तक पहुंच गया है। अंदर नकली आइमा ठंडा रामेन खा रहा है और अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहा है। वह सोचता है कि उसकी जिंदगी इतनी बेकार कैसे हो गई। सिर्फ आइमा जैसे दिखने की वजह से उसे बेकार नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यह उसे हद से ज्यादा परेशान कर देता है। असली आइमा से मिलने वाली बेइज्जती के बारे में सोचकर और बुरा लगता है। खुद को न रोकते हुए वह गिफ्ट बॉक्स खोलता है और टैलिस्मैन अचानक एक्टिवेट हो जाता है। उसे दिल का दौरा पड़ने जैसा लगता है। उसे लगता है कि पीछे कोई है और वह घूमता है। सिर्फ मकूतो को खड़ा देखकर वह डर के मारे गिर पड़ता है। मकूतो उसे पहचानता है कि यह वही पहला वर्जन है जिसे पार्टी में मिला था और पूछता है कि याद है क्या। नकली डर के मारे सिर हिलाता है और आइमा का नाम यूज करने की कोशिश करता है। मकूतो जल्दी से उसे रोक देता है और पूछता है कि असली आइमा कहाँ है। कुछ दिन बाद में मकूतो के यूजुअल रूट के पास आइमा के गुंडों का ग्रुप उनके बड़े मोमेंट का इंतजार कर रहा है। फोन पर वह आइमा को यकीन दिला रहे हैं कि वह मकूतो के हाथ पैर तोड़ देंगे और टेकआउट की तरह डिलीवर कर देंगे। टाइम पर उनमें से एक मकूतो को उनकी तरफ आते देख लेता है। मकूतो इस दौरान सोच में खोया हुआ है। वह अभी भी अपनी खोज पर सोच रहा है कि इस दुनिया में स्पिरिचुअल वेसल मौजूद है। इससे उसे शक होता है कि शायद कोई 4th लेवल कल्टीवेटर इस दुनिया के लोगों को सपोर्ट कर रहा है। असल में स्पिरिचुअल वेसल एक खास चीज है जिसको बनाते वक्त स्पिरिचुअल एनर्जी डाली जाती है, जिससे उसे खास पावर मिलती है। जितनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी निर्माण के दौरान यूज की जाए, उतनी ही हाई क्वालिटी वेसल बनता है। लेकिन ऐसे हथियार सिर्फ 4th स्टेज कल्टीवेटर्स ही बना सकते हैं। मकूतो को लगता है कि इस दुनिया में स्पिरिचुअल हथियार बनाना नामुमकिन है क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कमजोर है। लेकिन अब उसे वजह मिल गई है यकीन करने की कि आइमा फैमिली के पास शायद अपना निजी स्पिरिचुअल स्प्रिंग है। मकूतो फैसला करता है कि ryuta जाने से पहले आइमा के साथ अपना झगड़ा निपटाएगा ताकि स्पिरिचुअल स्प्रिंग ढूंढ सके। तभी वह ऊपर देखता है और नोटिस करता है कि एक ग्रुप उसका इंतजार कर रहा है। वह लोग आराम से बताते हैं कि किसी ने बड़े पैसे देकर उसे पकड़ने को कहा है, लेकिन मकूतो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उन्हें एक गुस्से भरी नजर देता है। तुरंत लीडर को बेचैनी महसूस होने लगती है। अपना डर झटक कर बॉस अपने आदमियों को हमला करने का ऑर्डर देता है। वह सब भूखी मुर्गियों की तरह दाना चुगने के लिए मकूतो पर टूट पड़ते हैं। बॉस देखता है कि उसने पूरी भरोसे वाले अनुभवी फाइटर्स लाए हैं। कुछ सेकंड्स बाद उसका आत्मविश्वास उड़ जाता है। मकूतो आराम से हिलता है और चेहरे बदलने लगता है। नाकों की सर्जरी करता है और मुफ्त में हड्डियां सेट कर देता है। पल भर में पूरा ग्रुप नीचे गिर जाता है। बॉस सिर्फ हैरानी से देख सकता है। जब मकूतो धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उन्हें किसने भेजा। अगली सुबह सेत्सु और उसकी टीम नाना के घर पर नॉन स्टॉप काम कर रही है, यह समझने की कोशिश में कि क्या हुआ था। एक आदमी उसे फुटेज दिखाता है जिसमें 2 भिक्षु अचानक दिखते हैं। हालांकि वीडियो अचानक कट हो जाती है। गार्ड ये बोलकर खत्म करता है कि नाना को किडनैप कर लिया गया होगा। फिर वह एक और क्लिप दिखाता है जिसमें तीसरा अटैकर है और सेत्सु सहम जाती है जब वह मकूतो का चेहरा देखती है। गुस्से में सेत्सु तुरंत मकूतो के एड्रेस पर निकल पड़ती है। अपार्टमेंट के बाहर एक पिटी बांधा हुआ आदमी उसे रोकता है और आराम से पूछता है कि अपॉइंटमेंट है क्या। वह उसे इग्नोर करती है और मकूतो से मिलने को कहती है। जख्मी आदमी चुपचाप उसे अंदर ले जाता है। सेत्सु पीछे पीछे जाते हुए नोटिस करती है कि काफी रफ दिखने वाले आदमी बाघ का ख्याल रख रहे हैं। छत पर मकूतो आराम कर रहा है जबकि पिछले दिन का खरीदा हुआ बॉस उसकी सेवा कर रहा है। असल में सारे पिटी बांधे हुए आदमी IMUs के गुंडे ही लगते हैं जिन्होंने पहले उस पर हमला करने की नाकाम कोशिश की थी। कुछ ही पल बाद सेत्सु गुस्से में अंदर घुसती है और मकूतो से चिल्लाती है कि नाना को छोड़ दे। मकूतो कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता है। उसे पता ही नहीं कि बात क्या हो रही है। वह फिर इल्जाम लगाती है कि उसने उसकी आंट को किडनैप किया है, जब वह अभी भी हैरान दिखता है। सेत्सु टैबलेट निकालती है और उसे फुटेज दिखाती है। मकूतो तुरंत पहचान जाता है कि वीडियो में जो व्यक्ति है वह स्पिरिचुअल वेसल यूज करके उसका रूप बदल रहा है। वह जल्दी समझ जाता है कि आइमा ने यह सब उसके और सेत्सु के बीच दरार डालने के लिए किया है। जब सेत्सु स्पिरिचुअल एनर्जी निकालना शुरू करती है, लड़ने के लिए तैयार होते हुए, मकूतो आराम से उसे बताता है कि वह रात 1 बजे नाना के घर पर कभी गया ही नहीं था। साबित करने के लिए वह कहता है कि आइमा के गुंडों से पूछ लो, और यह बात सुनकर सेत्सु को चैन मिल जाता है। गुंडों का बॉस फिर उसे अपनी चैट हिस्ट्री दिखाता है आइमा के साथ, समझाता है कि उन्होंने मकूतो को पकड़ने के लिए पैसे लिए थे। आखिरकार यकीन हो जाने पर सेत्सु पूछती है कि फुटेज का क्या करेंगे। मकूतो जवाब देता है एक वीडियो दिखाकर जो उसने पहले रिकॉर्ड की थी नकली आइमा की। वह यह सब आइमा की चालों का प्रूफ रखने के लिए किया था। सेत्सु वीडियो देखती है जिसमें यासुहिरो कन्फेस करता है कि वह लॉर्ड आइमा का हमशक्ल बन रहा था। वह बताता है कि आमतौर पर वह सिर्फ गार्ड है, लेकिन पहले पार्टी में वह आइमा बनकर गया था। यासुहिरो खोलकर बताता है कि लॉर्ड आइमा एक रिंग यूज करता है जिससे किसी का भी रूप बदला जा सकता है। यह सुनकर सेत्सु पूरी तरह शॉक हो जाती है।
मकुतो फिर उसे स्पिरिचुअल वेसल्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझाता है। वह और बताता है कि आइमा का प्लान है कि सेत्सु नाना के किडनैपिंग के शक में उसे खत्म कर दे। यह सुनकर सेत्सु गुस्से में उसका सामना करने निकल पड़ती है, लेकिन मकुतो उसे रोक लेता है कि बात बिगड़ जाएगी। वह वार्न करता है कि जल्दी में कुछ किया तो नाना को खतरा हो सकता है। सेत्सु पूछती है कि फिर वह कैसे सोच सकता है कि वह यह सब छोड़ दे, वह तो ऐसे ही रहने वाली नहीं है। मकुतो बताता है कि वह आइमा की ही चालों से उस पर पलटवार कर सकते हैं।